नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा प्राइम टाइम मार्केट क्लोजिंग शो क्लोजिंग कॉल। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मानसी दवे हैं मुंबई स्टूडियो से, और नोएडा में मेरे साथ है मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। बाजार में कल हमने तेज उछाल देखा, शानदार सत्र रहा। आज मुनाफा वसूली का दौर है और इस वक्त निफ्टी और सेंसेक्स दिन के निचले स्तर पर जाकर कारोबार कर रहे हैं। 350 अंकों के आसपास गिरावट है निफ्टी में, और सेंसेक्स की बात करें तो करीब 1200-1300 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक करीब 450 अंकों की बिकवाली इस वक्त झेल रहा है। प्रॉफिट टेकिंग है। ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर बहुत कोई ऐसी चिंताजनक नहीं है, क्योंकि मिड कैप में स्मॉल कैप में आज भी बाइंग हो रही है। स्मॉल कैप का इंडेक्स देखेंगे करीब 0.25% ऊपर है, और मिड कैप में भी करीब आधे % के आसपास की बाइंग देखने को मिल रही है। तो ये शो काफी एक्शन पैक्ड है। आपकी कमाई की रणनीति हम बनाएंगे। अगले 1.5 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपको अपने एक्सपर्ट के साथ जोड़ के इंडेक्स का व्यू लेंगे, और इसके अलावा ढेर सारे ट्रेडिंग के मौके आपको बताएंगे। नतीजों का सीजन चल रहा है, तो जो अनुमान है नतीजों को लेकर वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इन सभी चीजों से पहले एक वो तस्वीर आपके सामने रखेंगे जिससे आपका हौसला थोड़ा सा और बढ़ेगा। कल पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बारे में देशवासियों को जानकारी दी और संदेश दिया, और आज वो आदमपुर एयरबेस पहुंचे हैं जो कि पंजाब में है, और वहां पहुंचकर उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया है। ये शानदार तस्वीरें आपको दिख रही होंगी इस मुलाकात की। पीएम मोदी ने कल कहा था साफ साफ, दो ठूक पाकिस्तान को एक तरह से चेतावनी भी दे दी कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। साफ साफ उनका कहना था, और अपने संबोधन में उन्होंने देश की जो रक्षा को लेकर जो ताकत है उसका बखान किया, और ये भी बताया कि किस तरह से हमने पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया है, और देशवासियों को ये भरोसा दिलाया कि वो बिल्कुल सेना मुस्तैदी से बॉर्डर की रक्षा कर रही है और वो सुरक्षित हाथों में है। तो ये शानदार तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। तो बेहद शानदार तस्वीरों के साथ शो की शुरुआत भारतीय सेना का हौसला बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ेंगे और बाजार की तरफ अगर रुख करेंगे। आज के सत्र में बिकवाली जरूर है, लेकिन 24,500 के लेवल्स को जब तक निफ्टी ने टिका कर रखा है तब तक का घबराने की बात नहीं है। कल के सेशन में ऑफकोर्स बढ़िया तेजी देखने को मिली, उसके ठीक बाद आज के सत्र में हम देख रहे हैं इस वक्त अगर देखेंगे दिन के निचले स्तरों पर बाजार ट्रेड करता हुआ। बुलेटिन में आगे हमारे साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि इन स्तरों पर स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। लेकिन साथ ही आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए एफएनओ मार्केट चेक का चंद मिनटों में लेकर आएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स एक्सपर्ट्स से उनके स्टॉक स्पेसिफिक क्लोजिंग ट्रेड क्या है वो जानेंगे। साथ ही बाजार की हर अहम पहलू पर नजर रहेगी हमारी, वहीं निकुंज की नजर और साथ ही उनके एनालिसिस क्या कुछ है वो भी लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। और इसी के साथ बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स ऑप्शन की स्ट्रेटजी, ये सारी की सारी चीज आने वाले 1.5 घंटे में आपके लिए हम लेकर आएंगे। इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन ट्रिगर्स कौन से हैं वो भी आपको बताएंगे। मार्केट एट 3 बजे आपको बताएंगे एक्सचेंजेस पर जो अहम खबरें आ रही हैं और उन खबरों का असर बाजार पर कैसा पड़ रहा है। और इसी के अलावा ऑप्शन की एक दमदार रणनीति भी आपके लिए ड्यूरिंग दिस शो लेकर जरूर आएंगे। लेकिन बाजार की बड़ी बातें अब आपको बताते हैं। दबाव के साथ कामकाज जरूर मार्केट में देखने को मिल रहा है। 24,592 के स्तर पर इस वक्त निफ्टी ट्रेड करता हुआ ऑलमोस्ट 1.5% के डाउन ट्रेंड, जो पॉइंट वाइज करीब 350 अंकों की बिकवाली नजर आएगी। ठीक निफ्टी की ही तरह बैंक निफ्टी में बिकवाली का दबाव 450 अंकों की गिरावट है। 55,000 के नीचे फिसलता हुआ 54,917 के स्तरों पर इस वक्त बैंक निफ्टी में कामकाज देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, कल लगभग तमाम सेक्टर्स में अच्छा एक्शन था और आईटी सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा था, लेकिन आज के सत्र में आईटी सेक्टर है जो कि सबसे ज्यादा गिरावट झेल रहा है। इसी के साथ कंजम्पशन का खेमा, एफएमसीजी स्पेस में भी बिकवाली का दबाव देखने को मिला है। कल ही के सत्र में फार्मा सेक्टर की सेहत बिगड़ी थी, आज फार्मा सेक्टर की सेहत सुधर चुकी है। औरोबिंदो फार्मा, ल्यूपिन और साथ ही लेबोरेटरी स्टॉक्स की अगर बात करें, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ये सारे के सारे स्टॉक्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन। और निफ्टी फार्मा इंडेक्स में ऑलमोस्ट 250 अंकों की तेजी के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। ये सारे सेक्टर्स पर तो लगातार बातचीत होती है, लेकिन डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्पेस पर आज खास तौर से नजर है, क्योंकि डिफेंस और शिप बिल्डिंग स्टॉक जो है बाजार की शुरुआत के साथ ही आज बाजार में कमजोरी का रुझान, वॉलिटिलिटी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इन स्टॉक्स में डिफेंस का खेमा है ये अब भी बरकरार है तेजी। और इस वक्त अगर आप देखेंगे मैसगांव डॉक, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती। और कोचीन शिपयार्ड में तो इनफैक्ट एक खबर है, ड्राई डॉक्स वर्ल्ड से एमओयू किया है कंपनी ने, और इसी के ठीक बाद स्टॉक में एक जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है।
बाजार की बड़ी बातें आज के सत्र में सेक्टोरल चर्निंग काफी हद तक होती हुई, इनफैक्ट कल से लेकर आज तक ही अगर आप समझ पाएं सेक्टोरल चर्निंग काफी हद तक होती हुई दिखी है। जिन सेक्टर्स ने कल परफॉर्म नहीं किया वो आज परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसको समझें और ये भी समझें कि स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक बाजार में एंट्री अपॉर्चुनिटीज आपको आज के सत्र में मिल रही है। इंडेक्स वाइज हम देख रहे हैं कमजोरी का रुझान, कल की सेशन को अगर याद करेंगे उससे कंपेयर करेंगे तो जरूर देखने को मिलेगा। तो ये है बाजार की बड़ी बातें, लेकिन बजिंग स्टॉक्स का एक्शन भी एक बार जान लेते हैं। एक्सचेंजेस पर ड्यूरिंग द सेशन ढेर सारी खबरें आई और उन खबरों का असर बजिंग स्टॉक्स पर अभिषेक से समझेंगे। अभिषेक, ठीक है, तो बाजार में आज कमजोरी जरूर है, लेकिन आपके सामने कुछ वो स्टॉक रखते हैं जहां पर आज तेजी का जबरदस्त मोमेंटम है। बजर्स आपके सामने लेकर आते हैं मानसी, और आज हमारे लिस्ट में पहला शेयर है वो है बीएसई का। रिकॉर्ड ऊंचाई पर ये शेयर पहुंच गया है। 23 मई है बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट। कंपनी एक शेयर के बदले 2 बोनस शेयर देने जा रही है और निवेशकों में इसी चीज को लेकर उत्साह है कि अच्छा रिकॉर्ड डेट से पहले शेयर मेरे पास हो ताकि डीमेट में शेयर आ जाएं, 2 एक्स्ट्रा शेयर ये लेने के बाद। 7,000 के पार है और अगर आप 52 हफ्ते के निचले स्तर से देखेंगे तो ये शेयर हो गया है करीब करीब 3.5 गुना, यानी कि करीब 250% के रिटर्न जनरेट करके दिए हैं 52 हफ्ते के निचले स्तर से। दूसरा शेयर है HSBC, बुलिश है IIFL फाइनेंस को लेकर और लक्ष्य कर दिया है 550 रुपए का, यानी कि कल की जो क्लोजिंग थी वहां से ऑलमोस्ट 45% की अपसाइड देख रहे हैं HSBC IIFL फाइनेंस को लेकर। लेकिन जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी रही है भारतीय सेना की, हालांकि पीएम मोदी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये स्थगित हुआ है। और इस बयान के बाद हम देख रहे हैं कि डिफेंस शेयरों में जोश कायम है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, चौतरफा तेजी आपको सारे के सारे शेयरों में देखेगी। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है भारत डायनेमिक्स का, करीब 11% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। लेकिन IT शेयरों में कल की तूफानी रफ्तार के बाद आज कमजोरी देखने को मिली, थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। हालांकि अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तो IT इंडेक्स जो है करीब 20% रिकवर कर चुका है और जो रिकॉर्ड है वहां पहुंचने के लिए अभी 22-24% का सफर अभी और तय करना है। लेकिन आज थोड़ी थोड़ी कमजोरी आ रही है। हालांकि कल का सत्र जो था 6%, 7%, 8% चला था। और अगर हम IT इंडेक्स की बात करें तो अप्रैल 2020 के बाद एक दिन की सबसे बड़ी तेजी कल के सत्र में हमने देखी थी। सरकारी बैंकों में जो तेजी है वो एक्सटेंशन आगे भी उसका हो रहा है। आप देखेंगे केनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब एंड सिंध बैंक, ये कुछ मिड कैप साइज के जो बैंक्स हैं आज भी वहां पर पूरा का पूरा फ्लेवर है और 2 से 3, 3.5% के आसपास की तेजी इन शेयरों में हो रही है। तो ये है आज के बजिंग स्टॉक्स। लेकिन बढ़ते हैं आपके लिए, जरा ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार के जो आंकड़े हैं वो किस तरह से फॉर्म हुए हैं आज दिन के दौरान और आपकी स्ट्रेटजी यहां से क्या होनी चाहिए। डिम्पी, अगर हम देखें इस वक्त दिन के निचले स्तरों के आसपास है, निफ्टी 325 नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 450 अंकों के आसपास से गिरावट। सिर्फ मुनाफा वसूली हो सकती है ये, अदरवाइज तो ट्रेंड मजबूत ही लग रहा है। आप जरा ये बताइए कि तेजी की पोजीशन में दोनों इंडेक्स में कब तक बने रहना है? 2400 वगैरह का लेवल ब्रेक नहीं होता क्योंकि मार्केट ने एक ही दिन में सारे लेवल्स को खाया था। आप 24,000 के आसपास खड़े थे, फिर आपने 24,400, 500, 800 सीधा एक साथ ही आ गया था, एक ही दिन में आ गया था। कल के 900 पॉइंट बढ़े तो 900 पॉइंट में सीधे 1000 पॉइंट के अंदर जितने रेजिस्टेंस थे सब आ गए अंदर एक ही बार में। तो उसमें से हम जब वापस जा रहे हैं, जैसे आप बस चलाते हैं, आप किसी स्टॉप पे रुके ही नहीं तो लोग खड़े रह गए, आपकी बस सीधा निकल के आ गई है 25,000 के आसपास। तो देखा बस खाली है, बस वापस नीचे आ रही है पीछे की तरफ लोगों को लेने के लिए। वो पहले कहाँ पे उठाएगी, वो पहले 24,800 पे लोगों को उन्होंने उठाया, यानी कि यहाँ तक लेके आए। फिर और पीछे लेके आ रहे हैं तो 24,400, 500 एक और जंक्शन है जहाँ पे काफ़ी सारे लोग खड़े हुए हैं जिनको हाथ बदला करना है। तो ये 24,400, 500 वाली रेंज पे भी आ सकते हैं। तो कहने का मेरे मतलब है कल का देखो मार्केट में यूफोरिया और बाज़ार के अंदर चलना 2 अलग अलग फेजेज़ हैं। कल मार्केट के अंदर यूफोरिया का भी दिन था, बहुत सारी अच्छी खबरें, प्लेंटी ऑफ गुड न्यूज़ इन अ वेरी शॉर्ट टर्म में आई, इसलिए जिस तरह का मूव हुआ वो बहुत ज़्यादा था और विक्स कल बहुत बुरी तरह से टूटा, है ना। तो ये सारी चीज़ें कोरिलेट हो रही थी। फिर मंडे का भी दिन था क्योंकि टिपिकली आप मतलब मंडे को जब आप रिएक्ट करते हो तो काफ़ी फास्ट होता है। अब क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे आके है कि जो कल हुआ सो हुआ। तो कल में आपके पास पैसे के साथ फोमो भी आया। ये बात मैंने सुबह भी आपको बताई थी कि लोगों के घर में पैसा कम पहुंचा, फोमो ज़्यादा पहुंच गया, यानी कि फियरिंग ऑफ मिसिंग आउट। ये आपको और मेरे को भी फील हो रहा है
ये ऐसा नहीं है कि मैं किसी दूसरे की बात बोल रहा हूँ, ये मेरे को निजी तौर पर भी फील हो रहा है कि मार्केट्स के अंदर इतनी तेज़ी से मोमेंटम आया कि आप पकड़ ही नहीं पाए, क्योंकि शुक्रवार का जो दिन था आप इसलिए नहीं माल लेके गए, और लेके भी नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पता नहीं कि सैटरडे और संडे को युद्ध किस तरफ तक पहुंच जाए या किस लेवल तक पहुंच जाए, इसलिए कोई बड़ी पोजीशन नहीं थी, और उससे पहले भी बाजार कम गिरा हुआ था। तो ये बात तो तय थी कि आप माल ज़्यादा नहीं ले पाए थे, यानी कि पोजीशंस ज़्यादा नहीं थी, और इसी का बेनिफिट कल सोमवार के दिन मिला। हल्की थी पोजीशन, जैसी गुड न्यूज़ आई तो एकदम से सुपर फास्ट तरीके से बढ़ी, और कल इस यूफोरिया का यानी कि एक विकराल रूप धारण कर लिया, इसमें 900 पॉइंट चला। आज मार्केट थोड़ा रैशनली अप्रोच कर रहा है, 900 में से 300 पॉइंट वापस ले लिए, तो एथिकली देखा जाए तो 600 पॉइंट के गेन के साथ हो अब आप 24 घंटे के अंदर आपका जो 900 पॉइंट का गेन था वो 600 पॉइंट में कन्वर्ट हुआ है। तो इसलिए जो ब्रॉडर रेंज है वो क्या कहती है, टेक्निकल्स का पहला नियम कि जो रेजिस्टेंस है वो सपोर्ट बन जाएंगे। पहले किसको पार नहीं करते थे, बोले जब 450 550 की रेंज को पार नहीं करते थे, एग्जैक्टली वही सपोर्ट एरिया है। तो मेरे को भी लगता है 100-125 पॉइंट मार्केट निफ्टी के हिसाब से थोड़ा और नीचे आएगा। तब जब ये आ जाए 450 500, तब एक बार वापस आप अपने वित्तीय सलाहकारों से पूछेगा, हम भी कोशिश करेंगे डाटा की हेल्प से आपके सामने एक कॉल ले पाएँ, एक फैसला ले पाएँ कि हमें अब ट्रेड करना है या फिर अभी थोड़ा और रुकना है। ठीक है, टिल डेट तक अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं लेना। एक और चीज़ मैं बताता हूँ, 18.5 का जो विक्स है, मैंने सुबह भी आपसे बात कही थी और अभी मैं फिर से कहता हूँ, ये आपको शांति से बैठने नहीं देगा। 18.5 के विक्स की हम सबको आदत नहीं है, कल इतनी ज़बरदस्त तेज़ी आने के बाद भी विक्स एथिकली बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। तो अभी भी, जैसे अभी आप खुद ही अभिषेक जी बता रहे थे, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर हमने बंद नहीं किया, वो तो टेम्परेरी थोड़ा सा होल्ट है उसके अंदर। तो कल और मैं हम ये मान के चल रहे हैं बॉर्डर पे कुछ नहीं है, पता लगे ऐसा एकदम से बॉर्डर पे कुछ हो गया, ना तो सेना वापस आई है ना ऑपरेशंस बंद हुआ है, तो कल फिर से कुछ हो गया तो फिर कौन जिम्मेवारी लेगा। तो इसलिए जो मैं और आप नहीं देख पा रहे, वो मार्केट का एक इंडिकेटर देखता है जिसको विक्स कहते हैं, उसके पास अदृश्य शक्तियां हैं, तो आपको जज करके बता रहा है कि हाँ कुछ ना कुछ बाजार के अंदर अभी भी हो सकता है। इसलिए पूरी तरह से पोजीशंस को वाइंड अप मत करो, जब आर्मी ने वाइंड अप किया तो आप क्यों अपनी पोजीशंस को वाइंड अप कर रहे हो। ठीक, एक और चीज़ मैं थोड़ा बोलूँगा, आज अगर देखेंगे आप तो रिलायंस, HDFC, कुछ बड़े प्लेयर जिनकी वेटेज होती है मार्केट्स में, वो भी पलटे हैं, यानी कि उनमें भी हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग आई है। कल जो एक्स्ट्रॉर्डनरी बाजार चल रहा था, आज वो थोड़ा सा रैशनल होके अपने आप को होने की ठीक कर रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना, तो बस अब वैसा ही आज चल रहा है। इसलिए आज का दिन तो ट्रेड का बनता ही नहीं था, हमने सुबह भी आपको रोक दिया था, हम अभी भी रोकेंगे। 2 हिस्सों में आप इसको बांट लीजिएगा पूरे ट्रेड को। फिर रुचित जैन हमारी वेट कर रहे हैं, उनके पास चलते हैं, मैं 2 ही लाइन में कंप्लीट कर देता हूँ। अंडरटोन मार्केट का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ये सीज फायर से पहले, सीज फायर के बाद भी 50% की होल्डिंग है FIs की। वो क्या नहीं जानते कि वॉर क्या होता है, क्या उनको नहीं पता कि 2 देश लड़ेंगे तो आपस में हमको क्या करना चाहिए, बट वो स्टिल अभी भी हैं इसके अंदर, देश के अंदर। तो ये बात तय है कि अंडरटोन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये बात भी उतनी ही तय है कि आपको 18.5 का विक्स कुछ ना कुछ आपको ऊपर नीचे रोटेट करवाएगा, काफ़ी फास्ट करवाएगा। ध्यान रखिएगा, चर्निंग होगी, सेक्टोरल चर्निंग ज़रूर होगी, आप उसका बेनिफिट लीजिए। और मैंने जैसे कई बार बोलता हूँ कि कई बार ऐसे दिन आ जाते हैं महीने में 1 बार 2 बार जब इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए, लेकिन स्टॉक्स में वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए। तो आज स्टॉक्स के मौके का दिन है, आप स्टॉक्स में काम करो। अगले कार्यक्रम, इसी कार्यक्रम में हम बहुत सारे स्टॉक्स आपके सामने रखेंगे, पूछेंगे, एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे। रुचित जैन अब हमारे आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा एक बार कनेक्ट करने की करते हैं कोशिश। 300-325 पॉइंट गए हैं आज निफ्टी के, 24,600 पे पहुंच गए। रुचित भाई, एक बार जरा आपकी इंटेलिजेंस, आपका ट्रेड कैसे होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे? जी, वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल नो, आज का मूव जो है वो जस्ट एक पुल बैक मूव लग रहा है फिलहाल, क्योंकि कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक अच्छा ब्रेकआउट नो, जो बार बार 24,550 के ऊपर मार्केट, 24,550 के आसपास मार्केट हर्डल ले रहा था, उसको कल ब्रेक किया। और आज हम देखेंगे तो वो ब्रेकआउट के बाद का पुल बैक मूव है। अब ये पुल बैक मूव इसके लिए भी लग रहा है क्योंकि सिर्फ ये कल की तेजी नहीं, आज के दिन भी देखेंगे अगर आप मार्केट भले इंडेक्स फ्रंट पे नीचे, बट ब्रॉडर मार्केट का जो ब्रेथ है वो मार्केट ब्रेथ इतना खराब नहीं है, राइट। सो आई थिंक नो, ये इंडिकेशंस है कि प्राइस वाइज डाउनसाइड यहाँ पे लिमिटेड लग रहा है, और ये जो अभी की डिप आई है वो डिप एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर से हो सकती है। 24,550 से लेके 24,500 या 450 ये रेंज है कि जहाँ पे अगर आपको निफ्टी मिलती है तो नो फ्रेश खरीदारी के मौके रहेंगे। सो हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर फिलहाल तो इंटैक्ट है। सो बाय एंड डिप्स की रणनीति इंडेक्स फ्रंट पे रखनी चाहिए।
और हम देख रहे हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, कि जहाँ पे मार्केट ब्रेथ अच्छा है तो बहुत उससे ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज आई थिंक अगर आप सिलेक्टिव स्टॉक्स में अगर लॉन्ग पोजीशंस बनाते हैं तो अभी भी काफी अच्छे मौके रहेंगे शॉर्ट टर्म के लिए। आपका बिल्कुल ठीक है, एग्जैक्टली आपने वही सारी पॉइंट्स रखे हैं कि आप 450-500 का वेट करो। बाज़ार का अंडरटोन ठीक है, उसको कई तरीके से चेक किया जा सकता है, जैसे आप भी बता रहे हैं और आप भी बता रहे हैं कि ये डिप बॉट हो सकते हैं। हमारा भी मानना है डिप बॉट होंगे, बट डिप कंप्लीट हो जाने चाहिए। बीच रास्ते में मत पकड़ो बस को, पहले आने दो, स्टॉप पे रुकने दो, फिर चढ़ जाना आराम से। चलती बस पे चढ़ जाओगे, हो सकता है एक बार चढ़ जाओ, आप बोलो मैं तो कितना प्रोफेशनल हूँ, लेकिन जिस दिन गिरोगे उस दिन फिर हड्डी पसली ही टूटेगी पूरी। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, प्रिंसिपल्स को फॉलो करो अपने मार्केट्स को, और एक जगह पर आने दो बाज़ार को, फिर आराम से उसमें ट्रेड कीजिएगा। रुचित भाई, अपने स्टॉक्स और बता दीजिए प्लीज़। दो स्टॉक्स है खरीदारी की सलाह है, दोनों ही आज ऐसे मार्केट में ब्रेकआउट दे रहे हैं। सबसे पहला तो डिफेंस स्पेस में से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। आई थिंक डिफेंस एज अ सेक्टर ही अगर आप आज के वॉल्यूम्स देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए हैं कंपेयर टू जो डेली एवरेज हम देखते हैं, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने तो जो अपने कंसोलिडेशन थे वो ब्रेकआउट दे के एक हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर रिज्यूम किया है। तो आई थिंक ऑल्दो मैं ट्रेडिंग के सेटअप्स दे रहा हूँ कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में 324 के स्टॉप लॉस रखे, 355 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करे। पर मेरे हिसाब से अगर आप नो नेक्स्ट 6 से 8 महीने का व्यू रख सकते हैं तो आई वोंट बी सरप्राइज के नो ये स्टॉक बहुत ही बेहतरीन कम मार्केट के कंपेरेटिवली बहुत बेहतरीन रिटर्न्स दे। सो बीईएल एक खरीदारी की सलाह है। और सेकंड स्टॉक जो आज ब्रेकआउट दे रहा है वो है सिटी यूनियन बैंक। अगर पिछले 7-8 ट्रेडिंग सेशन देखे तो स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में था और नो वो बार बार स्टॉक जब भी 185 के आसपास आ रहा था तो रेजिस्ट कर रहा था। अभी आज वो 185 का लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। तो 450 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन है अभी, उसके बावजूद सिटी यूनियन बैंक में देखिए तो पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है ये। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अप मूव कंटिन्यू रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी करें क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 3-3.5% चल रहा है, चल चुका है। तो थोड़ी सी जगह रखे कि इनकेस कोई डिप आता है 185 186 स्टॉप और पोजीशंस वहां पे ऐड करें, और 183 के स्टॉप लॉस रखे 198 के टारगेट्स के लिए। फैक्ट ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक 3 टेक्निकल एक्सपर्ट्स के रेडार पर आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक आया है और अब रुचित की भी मोहर लगती हुई डिफेंस क्षेत्र पर लगातार हमारे एक्सपर्ट्स की राय बन रही है और ये राय जो है बिल्कुल सही और सटीक भी साबित हो रही है। आज के सत्र में पूरा का पूरा स्पेस है जो कि ज़बरदस्त एक्शन दिखा रहा है और इसी के चलते हम देख रहे हैं लगातार हमारे एक्सपर्ट्स के भी पॉजिटिव रेडार पर बीईएल पर खरीदारी की राय, रुचित के टारगेट स्टॉप लॉसेस, उनकी पूरी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर हम आपको बताएंगे। 324 का स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 355 का टारगेट यहां पर मानकर आप चल सकते हैं। 334 के लेवल्स पर ये स्टॉक आज के सत्र में ट्रेड कर ही रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे सिटी यूनियन बैंक पर भी खरीदारी के मौके ढूंढने की राय इस वक्त रुचित की तरफ से मिलती हुई दिख रही है। वहां पर भी टारगेट टुवर्ड्स अपसाइड जो है आपके स्क्रीन पर हम लगातार फ्लैश करेंगे। ये उनकी क्लोजिंग ट्रेड्स हैं, इस पर जरूर नजर रखिएगा। रुचित, हाय, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। फार्मा स्पेस में आज हम देख रहे हैं फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक डिफेंसिव के तौर पर ये बिल्कुल डिफेंसिव का इनका जो रोल है वो आज निभा रहे हैं। और आज के सत्र में कल कमजोरी दिखाने के बाद फार्मा सेक्टर मजबूती की चाल दिखा रहा है। और उद्बिंदो फार्मा, सन फार्मा, लार्जर फार्मा प्लेयर्स तो है ही, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट कैटेगरी मिड कैप स्पेस में भी अगर आप देखेंगे तो पहले जो 3-4 स्क्रिप्ट्स आपको नजर आएंगे वो फार्मा से जुड़े हुए स्टॉक्स या तो हेल्थ केयर लेबोरेटरी से जुड़े हुए स्पेस ही है। इस स्पेस में अगर कोई रणनीति बनानी है, सिर्फ फार्मा ही नहीं, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, लेबोरेटरी, हॉस्पिटल स्पेस, उस पर आपकी राय क्या होगी? कोई पर्टिकुलर स्टॉक जो आपके रेडार पर हो, लार्जर या फिर ब्रॉडर मार्केट से? वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। आई थिंक नो एक अच्छी बात ये है कि कल के मूव के बाद में, कल जो न्यूज बेस हमने डाउन मूव देखा उसके बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं है। सो जब भी ऐसे डाउन मूव के बाद फॉलो अप सेलिंग नहीं होती है तो आई थिंक वो काफी रिलीफ लेके आ सकती है आने वाले समय में। पर मैं थोड़ा सा नो वेट एंड वॉच अप्रोच रखूंगा लार्जर फार्मा नेम्स के लिए कि जहाँ पे फॉलो बाइंग अब अगर आती है तो एक बॉटमिंग आउट का प्रोसेस स्टार्ट होगा। हेल्थ केयर स्पेस आई थिंक ऑलरेडी एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस हेल्थ केयर स्पेस में देख रहे हैं। तो अगर कोई स्टॉक ये पूरे फार्मा और हेल्थ केयर बास्केट में हमें जो चूज करना हो तो मैक्स हेल्थ केयर टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। ये जहाँ पे लास्ट 2 महीने से स्टॉक 2 से 3 महीने हो गए स्टॉक एक पूरे रेंज में रहा है, और ये पूरे रेंज बाउंड मूव में कभी भी डाउन मूव में स्टॉक ने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो 1100 1080 के रेंज में वो सपोर्ट काफी दिनों से नहीं ब्रेक किए। अभी कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्थ के ऊपर ही भी है। सो हमें लग रहा है कि मैक्स हेल्थ केयर एक रिलेटिव आउट परफॉर्मर रह सकता है यहाँ से।
और आप 1230 1240 के टारगेट्स ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करंट लेवल पे मैक्स हेल्थकेयर को खरीदारी करें, 1120 के नीचे स्टॉप लॉस रखे 1240 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। फार्मा स्टॉक में चुनिंदा प्लेयर्स जो कि रुचित के फोकस रेडार पर हैं वो आपके सामने हमने रखे हैं। इस वक्त जहां हम बात कर रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक बाजार की चाल की अगर बात करें और लार्जर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, डिविज लैब है, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ और सिप्ला जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। तेजी के साथ ये स्टॉक बाजार को संभालने का काम कर रहे हैं। वहीं IT इन पर्टिकुलर TCS, इन्फोसिस जैसे स्टॉक्स जहां पर बिकवाली का दबाव है। साथ ही HDFC बैंक, भारतीय एयरटेल और ICICI बैंक जैसे काउंटर्स भी हैं जो कि आज के सत्र में इस वक्त लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन का रेशो देखेंगे तो अब भी एडवांस का पलड़ा भारी नजर आएगा, लेकिन फिर इंडिकेटर इंडिया विक्स की तेजी पर भी लगातार नजर होनी चाहिए। एट दिस जंक्चर सिर्फ फार्मा, मिड सेलेक्ट और मीडिया स्पेस है, कुछ हद तक PSU बैंक का स्पेस है जो कि बाजार को संभाल पा रहे हैं। और ऑन दी फ्लिप साइड एनर्जी, मेटल, सर्विसेज, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल सर्विसेज, FMCG, ऑटो, IT, ये सारे के सारे सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव देखने को मिल रहा है। सो इन सारे स्टॉक्स में एक वक्त कह सकते हैं गिरावट, इन सेक्टर्स से जुड़े स्क्रिप्ट्स में गिरावट नजर आ रही है। बट कांट वेट टू डिस्कस एंड लिटरली इसे डिस्कस किए ही जा रहे हैं हम, रुचित और करना भी पड़ रहा है BSE लिमिटेड को, बिकॉज ये स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन हर ट्रेडिंग सेशन में नजर आता है। अब एक नया अपडेट ये है कि 23 मई जो है बोनस इशू की रिकॉर्ड डेट तय हो चुकी है। सो एक्स बोनस होने के बाद इम्पैक्ट आता हुआ नजर आएगा टुवर्ड्स डाउनसाइड, लेकिन एट प्रेजेंट 7232 के लेवल से और कितना आगे जाता देख रहे हैं आप? एक सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक में आते हुए देखा है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि कोई भी छोटे मोटे डिप्स भी आते हैं तो फिर से बाइंग इंटरेस्ट ये स्टॉक में आ जाता है। सो हमें लग रहा है कि ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव है, स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे भी अच्छे वॉल्यूम्स हो रहे हैं। सो मे बी ये जो एक्स बोनस का अनाउंसमेंट का डेट आया है तब तक ये बाइंग इंटरेस्ट और आगे कंटिन्यू ही रहेगा। सो मेरे हिसाब से अगर कोई एग्जिस्टिंग पोजीशंस है तो ऐसे ट्रेंड को सर्टनली राइड करना चाहिए और पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। आज सबसे पहले सुवेन लाइफ साइंसेस की बात करेंगे। नतीजे आए, नतीजों के साथ ही कंपनी ने प्रेफरेंशियल इश्यू के बारे में बताया। 850 करोड़ कंपनी रेस करना चाहती है। बड़े प्रोमिनेंट इन्वेस्टर्स के नाम आए हैं इस लिस्ट में, जिसके चलते स्टॉक में करीब 10% की तेजी इस खबर के बाद निकल कर आई है। इनफैक्ट अबाकस, 3P जैसे बड़े निवेशक है प्रेफरेंशियल इश्यू के द्वारा कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। 6.5% की तेजी अब स्टॉक पर दिखी है। थोड़ा सा दिन की ऊंचाई से कूल ऑफ होता हुआ नजर आया। हैप्पीएस्ट माइंड्स IT सेक्टर से नतीजे काफी कमजोर थे, जिसके चलते स्टॉक में गिरावट दिखी। रेवेन्यूज की बात करें तो सीक्वेंशियल बेसिस पर वहां पर गिरावट थी। एबिटा में करीब 6% की गिरावट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 32% का डीग्रोथ देखा। तो काफी कमजोर नतीजे, जिसके चलते हैप्पीएस्ट माइंड्स में भी आज के सत्र में कमजोरी दिखी है। IIFL फाइनेंस की बात करेंगे। बड़ी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। HSBC ने स्टॉक को अपग्रेड किया है, खरीदारी की राय दी है, टारगेट प्राइस बढ़ाकर 550 रुपए प्रति शेयर का कर दिया है। तो इस रिपोर्ट के चलते IIFL फाइनेंस में भी 4% से ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। कुछ स्टॉक्स ऑल टाइम हाई लेवल्स पर कारोबार करते हुए गॉडफ्रे फिलिप्स, इसके अलावा BSE और कोरोमंडल इंटरनेशनल। याद रखें, इनमें से कुछ स्टॉक्स की हमने पिछले कुछ दिनों में चर्चा की है। ऑल टाइम हाई लेवल्स पर लगातार ये स्टॉक्स कारोबार करते हुए, तो गॉडफ्रे फिलिप्स, BSE और कोरोमंडल इंटरनेशनल यहाँ पर अच्छी तेजी दिखी है। वॉल्यूम बजर्स की बात करें तो JM फाइनेंशियल्स कल नतीजों के बाद यहाँ पर एक्शन दिखा है। KFinTech ब्लॉक डील हुई, इसके अलावा Paytm यहाँ पर भी ब्लॉक डील के चलते एक्शन दिखा है। PSU बैंकिंग स्टॉक्स में आज के सत्र में अच्छी खासी तेजी दिखी है। याद रखें, निफ्टी PSU बैंकिंग इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है आज के सत्र में। तो कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो ये कुछ स्टॉक्स है PSU बैंकिंग इंडेक्स से जहां पर आज के सत्र में अच्छा खासा एक्शन दिखा है। ठीक है, थैंक यू आशीषा, ये सारे के सारे अपडेट देने के लिए।
तो कहाँ पर आज कमज़ोर बाजार में तेज़ी है ये भी हम आपको हाईलाइट करके बता रहे हैं। और इस बीच आप निफ्टी को देखेंगे तो 350 अंकों के आसपास की गिरावट आज के सत्र में हो गई है। रुचि जी, कल एक खेमा था जहां पर हमने काफ़ी बड़ी बड़ी तेज़ी देखी थी, वो था रियल एस्टेट का। डीएलएफ, मैक्रोटेक, प्रेस्टीज हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे थे। आज थोड़ी थोड़ी से गेंस सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। मैक्रोटेक की बात करें तो करीब करीब 3-3.5% के आसपास की गिरावट फिलहाल वहां पर दिखेगी। रियल एस्टेट शेयर आपको कैसे लग रहे हैं, और कोई शेयर आपको ऐसा लग रहा है कि जहां पर गिरावट एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है? तो बेसिकली रियलिटी स्पेस अगर आप नो रीसेंट जो पिछले 2-3 हफ्तों में हमने मार्केट में लोअर लेवल से अपमूव देखी है, उसमें देखेंगे तो इतना आउट परफॉर्मेंस हमको रियलिटी स्पेस में नहीं दिखा है। यस, लोअर लेवल से छोटे-मोटे पुल बैक मूव ज़रूर रहा है क्योंकि ब्रॉडर मार्केट से पूरा एक अपमूव दिखा है। बट लेकिन नो स्टॉक्स में जो रिटर्न्स बने हैं वो दूसरे सेक्टर के कंपैरेटिवली आउट परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। सो हमें लग रहा है कि एज़ ऑफ नाउ आज फॉलो अप मूव भी नहीं है। सो हमें फिलहाल तो लग रहा है कि ये मोर और एक मार्केट परफॉर्मर रह सकता है। बट आउट परफॉर्मेंस नो रियल एस्टेट स्पेस से एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में तो नहीं आएगी। परफॉर्मेंस की उम्मीद नहीं है। आज टाटा मोटर्स के नंबर आने वाले हैं, हीरो मोटर के भी नतीजे आएंगे, और कल बारी रहेगी आयशर मोटर्स के नतीजों की। आयशर नतीजों से पहले आज हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। हालांकि थोड़ा, अगर हम इस साल के परफॉर्मेंस की बात करें, थोड़ा लैकलस्टर रहा है। काफ़ी ज़्यादा हमने उतार चढ़ाव देखा आयशर के शेयर में, लेकिन आज शुरुआत तो पॉजिटिव की थी, लेकिन अब ये दिन के निचले स्तर पर आ गया है, 2% के आसपास की गिरावट है। और फिसलेगा क्या यहाँ से रुचि जी, और नतीजों से पहले क्या कोई ट्रेड लेने की आप सलाह देंगे? वेल आई थिंक नंबर्स का वेट करना चाहिए, नंबर्स आ जाने देने चाहिए। बट ओवरऑल हमें लग रहा है कि ऑटो एज अ स्पेस में भी प्राइस वाइज करेक्टिव फेज कहीं ना कहीं पूरा हो गया है। अगर आप नो टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक में भी देखें तो मंथली चार्ट्स पे ट्रेंड रिवर्सल के पैटर्न के फॉर्मेशन हुए हैं। लोअर लेवल से वॉल्यूम्स के साथ अभी बाइंग आने लगी है। इवन आइशर मोटर्स में ब्रॉडर आउट परफॉर्मेंस हमने विद इन द ऑटो स्पेस पूरे करेक्टिव फेज में अक्टूबर से लेके मिड मार्च तक जो करेक्टिव फेज रहा था उसमें आइशर मोटर्स में बिल्कुल प्राइस वाइज करेक्शन नहीं था, जबकि बाकी पूरा ऑटो स्पेस वहाँ पे करेक्टिव फेज के थ्रू गया था। तो हमें लग रहा है कि ऑटो में एज अ स्पेस नो यहाँ पे वर्स्ट प्राइस वाइज करेक्शंस हो चुके हैं। ये रिकवरी थोड़ी स्लो एंड ग्रेजुअल रिकवरी होगी, जिसमें स्टॉक स्पेसिफिक में टाटा मोटर्स एक बॉटम आउट अप्रोच रखना है तो नो बॉटम फिशिंग कर सकते हैं वहां पे कोई भी डिप्स आते हैं तो। और दूसरा स्टॉक विद इन द एंटायर ऑटो स्पेस देखेंगे तो एस्कॉर्ट्स में रहेगा, कि जहाँ पे भी एक अच्छा प्राइस वाइज करेक्शन के बाद में कंसोलिडेशन दिखा गया। पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस वॉल्यूम एक्शन एस्कॉर्ट्स में भी फॉर्म हुआ है। सो यहाँ पे भी 3400 के आसपास अब सपोर्ट है, तो प्राइस वाइज डाउन साइड एस्कॉर्ट्स में भी काफी लिमिटेड लग रहा है। सो यहाँ पे भी व्यू तेजी का है। ठीक है, एस्कॉर्ट्स कुबोटा लगातार हमारे एक्सपर्ट्स भी हाईलाइट कर रहे हैं, और अच्छे मॉनसून का बेनिफिशियरी है ये। ट्रैक्टर बनाती है ये कंपनी, मॉनसून अच्छा होता है तो फिर ट्रैक्टर की डिमांड बढ़ेगी, सीधा सीधा कोरिलेशन है। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो कुछ और ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग आइडियाज हम अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक बार एक बार फिर आपका स्वागत है। तो मार्केट्स के अंदर अभी भी आप देखेंगे तो 350 पॉइंट की गिरावट है। आज 24,800 मार्केट ने करेक्ट किया है, 24,500 की रेंज में आ गया है। कल जिस स्पीड से जा रहा था उस स्पीड से तो नीचे नहीं आ रहा, बट हाँ मार्केट फिर भी संभल कर कैलकुलेट करता हुआ थोड़ा अपने आप को रीएडजस्ट या रीबैलेंस करने की कर रहा है कोशिश। राजेश पालविया भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। एक बार आप अपने ट्रेड बता दीजिए, फिर हम क्वेश्चंस पूछेंगे सर आपसे। जिम्पी जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो पहला स्टॉक जो बाय साइड में है वो ऑटोमोबाइल स्पेस से, और उसमें एस्कॉर्ट कुबोटा हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी हमने आज के सेशन में भी देखी, और प्रीवियस डे में भी एक अच्छा मूव था। ऑलमोस्ट अब 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ट्रेड करते हुए दिख रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो थे इसके अप्रैल के, उसको भी अब सरपास करके कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर बना है, एस्कॉर्ट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड में यहाँ पे हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं 3580 से 3600 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 3470 के आसपास। दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। ये स्टॉक हमने पहले भी आपके साथ रिकमेंड किया था लोअर लेवल पे, और अभी भी हमें लगता है कि जिस तरीके की
तेजी आज पूरे डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में बनी, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि एक सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है डेली वीकली टाइम फ्रेम पे, कंफर्टेबली सारे लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक सस्टेन होते हुए दिख रहा है। अगर हम इसको अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम देखें तो ये स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है, और अब अपने ये ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड करते हुए मिल रहा है। हमें लगता है यहाँ आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, 345 से लेके 350 तक के अपसाइड यहाँ आते हुए दिख सकती है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 329 के आसपास। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है सर। आपका एस्कॉर्ट्स कुबोटा मेरे को काफ़ी पसंद है। मैंने सुबह भी शेयर के बारे में पूछा भी था, बातचीत भी हुई थी, और डेरिवेटिव्स डाटा काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा था सुबह से, आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है एस्कॉर्ट्स कुबोटा के अंदर। तो आपका ये शेयर तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। BEL भी काफ़ी बार चर्चा हो चुकी है, आपने भी इसको नोटिस करवाया है, तो ये पॉइंट और ध्यान देने वाला है। रोहन मेहता भी मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गया, अब उनका भी जरा एक बार स्वागत कर लेते हैं। रोहन सर नमस्ते, थैंक यू वेरी मच, आज फिर से आपने टाइम निकाला। अभी मैं आपके पास आता हूँ और आपसे कुछ ट्रेड जानता हूँ। इस बीच गेल के नंबर्स आ गए, पहले जरा वो दर्शकों को बताना ज़रूरी है। कंपनी की जो कंसोलिडेटेड आय है वो करीब 11% के आसपास बढ़ी है, मुनाफे में भी बढ़ोतरी हुई होगी, लेकिन क्या मार्केट उम्मीद से बेहतर नंबर्स आए हैं? देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं आए हैं, और जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा तो नहीं है। ₹1 पर शेयर का डिविडेंड भी होगा, यानी कि अगर आपके पास 150 शेयर हैं तो 150 इंटू 1, 150 ही रुपये आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे एज एन डिविडेंड इनकम के तौर पर। ठीक है, तो वैसे टिपिकली ये थोड़ा हाइब्रिड नेचर का है, ग्रोथ भी करता है और डिविडेंड भी देता है, तो ₹1 का डिविडेंड है और ग्रोथ जो है सो है। एक बार रुचित आप छोटा सा काम करेंगे, रिजल्ट्स आए हैं, फ्लैश हम कर रहे हैं, आप इसका टेक्निकल सेटअप चेक करके बता दो सर। पिछले कुछ समय में हमने गेल में मोर एक कंसोलेशन ही देखा है। अगर आप पिछले 15 दिन में देखिए तो स्टॉक में कोई इतना ट्रेंडेड फेज नहीं रहा है। ऊपर 196 197 एक हर्डल बना हुआ है स्टॉक के लिए, और 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 178 एक सपोर्ट है। तो फिलहाल तो लग नहीं रहा है कि कोई इधर साइड बड़ा मूव हमें एक रेंज बाउंड में स्टॉक रह सकता है। ठीक है, डन, पॉइंट टेकन। एक शेयर में एक इनफैक्ट एक पुट आपको और दिखाऊंगा, वो है 24,800 की। मैंने सुबह भी आपसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप इसको ना अपनी स्क्रीन पर लगा के रखो, ये ना आपको गाइड करेगी। मैं ये नहीं कह रहा था कि उसका आप ट्रेड करो, भले आप इसको गाइडेंस के तौर पर रखो। आप देखो सुबह जब हमने बातचीत की थी तब ये सिर्फ 45% ऊपर थी। 24,800 की पुट 15 मई वाली, जिसकी 2 दिन बाद क्लोजिंग हो जाएगी, है ना। अभी वो करीब 283 के आसपास चल रही है और 100% तक का राइज है उसके अंदर। तो ये पुट इंडिकेशन दे रही थी कि आज दिन भर में अब मेहनत करने पर भी लग नहीं रहा था कि 24,800 को हम पार कर जाएंगे। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, आप देख रहे हैं इसके अंदर प्राइस एक्शन जुड़ रहा है और शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर हो रहा है, यानी कि इस पुट को जिसने बेचा था अब वो कवर कर रहा है। ठीक जी, तो ये इंडिकेशन होता है। आप चेन देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ही क्लियर लग जाएगा कि कहाँ पे हमको एक टफ रेजिस्टेंस है, कहाँ पे हमको टफ सपोर्ट मिल जाएगा। बट एनी हाउ कुछ और स्टॉक्स चेक करवा लेते हैं जहाँ पर आज ट्रेड बनते हुए दिख रहे हैं। पहले लॉन्ग साइड की पोजीशंस में अगर आप चेक करेंगे तो आज कुछ फार्मास्यूटिकल कंपनीज के अंदर दिन अच्छा चल रहा है उसका। अभी तक तो सभी शेयर्स आप देखेंगे, फार्मा के एक बार इंडेक्स भी दिखा दो, शेयर्स भी दिखाओ जो तेज़ चल रहे हैं। ग्रैनुलस इंडिया दिखाना, ग्लेनमार्क दिखाना, डिविस दिखाना, ये सब दिखा दीजिएगा। हाँ रोहन सर, एक बार आपका टेक चाहिए इस पे। यूएस ने कुछ दवा के दाम कम करने की बात भी की, बड़ा ब्रैकेट है, एक बार आपका टेक इस पे सर। ओवरऑल जो है उस पे आई थिंक सो इतना नीजर इफेक्ट बड़ा हमको इफेक्ट लग नहीं रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी ठीक लग रही है। तो देखते हैं कि क्या फायदा होता है। ओवरऑल फार्मा इज ऑन अ पॉजिटिव सेगमेंट, और टॉप फार्मा इतने करेक्ट भी नहीं हुए हैं और अच्छे ग्रोथ हो रहे हैं। वेरी पॉजिटिव ऑन फार्मा, और ये न्यूज से और पॉजिटिविटी आ जाएगी। ठीक है, फार्मा को लेकर ये व्यू। लेकिन इस बीच हीरो मोटो के नतीजे आ गए हैं आपकी स्क्रीन पर, और मुनाफा आया है इसका 1,081 करोड़ रुपए। अनुमान था 1,094 करोड़ रुपए का, तो अनुमान से थोड़ा सा कम। वैसे भी मुनाफे में करीब करीब 8% की बढ़ोतरी की उम्मीद थी, और आय में 1% की बढ़ोतरी की उम्मीद थी। मार्जिन सपाट रहने की अनुमान हमने आपको बताया था। तो इन लाइन विद द एक्सपेक्टेशन है।
आय जो है 9,939 करोड़ रुपए पर आई है, अनुमान था 9,654 करोड़ रुपए। तो आय तो अनुमान से बेहतर आई है, मुनाफा थोड़ा सा कम आया है। इसके चलते हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से स्टॉक अब रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। 1% ऊपर फिलहाल आपको ये कारोबार करता हुआ दिखेगा। 4,030 रुपए के आसपास के प्राइसेस हैं। राजेश जी, एक बार जरा हीरो मोटो चेक कीजिए। वैसे भी रिकवरी वाले फेज में ये शेयर था, और आगे मानसून बेहतर होता है, चीजें ठीक होती हैं, तो फिर उम्मीद करते हैं कि शायद इनके लिए अच्छे दिन आ जाएंगे। और आपके एनालिसिस क्या कहती है सर? और जरा चार्ट भी चेक कर लीजिए इसका। बिल्कुल अभिषेक जी, चार्ट पे अच्छे ट्रेड आते हुए दिख रहे हैं और हमें लगता है कि जिस तरीके का मूव बना है रिजल्ट के बाद, और वैसे भी देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर हमें काफी पसंद आ रहा है। और यहाँ पे हम 4,200 250 तक के अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में, जिस तरीके के इसके वीकली और डेली चार्ट प्लेस्ड होते हुए दिख रहे हैं। और हमने देखा कि ऑटोमोबाइल स्टॉक्स में भी एक रैली बनी थी, ये स्टॉक भी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिखा था। अब आज के मूव में स्टॉक ने 100 डे मूविंग एवरेज को कंफर्टेबली क्रॉस किया है। तो 4,000 के ऊपर अगर ये बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट 4,150 4,200 की तरफ आते हुए दिखना चाहिए। तो हमें लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा मूव बनते हुए दिख सकता है नंबर्स के बाद। ठीक है, हीरो मोटो को लेकर ये व्यू अच्छा मूव बनते हुए दिखेगा। अब आय में 4.5% के आसपास की बढ़ोतरी है। मार्जिन के फिगर का इंतजार है, उसके बाद देखेंगे कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या होती है। देखिए, पूरा फोकस इस बात का है ना कि जो 100 या 125 सीसी वाला जो सेगमेंट है, वहां से उतनी सेल्स जनरेट नहीं हो रही है, थोड़ी सी वॉल्यूम की प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रीमियम जो सेगमेंट है, जो मार्जिन को ड्राइव कर रहे हैं, तो कंपनी उस पर फोकस कर भी रही हैं। और हीरो मोटो ने भी पिछले कुछ सालों में प्रयास किए। देखते हैं कि किस तरह की कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से निकल के आती है। फिलहाल शेयर में रिबाउंड और लोअर लेवल से ठीक ठाक हमें देखने को मिल रहा है। एक और शेयर इस पर आपसे व्यू जानना चाहेंगे रोहन जी। बीएसई में हम लगातार तेजी देख रहे हैं, और अब बोनस इशू का रिकॉर्ड डेट आ गई है। शेयर चला बहुत है, मतलब किसी ने अगर 3,000 के लेवल पर पैसे लगाए वो भी फायदे में है, 5,000 पर लगाए वो भी फायदे में है। मतलब हर लेवल पर लोगों ने पैसे बनाए हैं। क्या ये शेयर ऐसे ही चलता रहेगा, या फिर जिनको डिसेंट प्रॉफिट हो रहा हो, जिन्होंने अपने पैसे 2 गुने या फिर 2.5 गुने कर लिए हैं, एक बार के लिए एग्जिट ले लें? क्या ये बेहतर होगा, या फिर और बड़े लेवल्स दिखेंगे इस शेयर में? मीन्स बीएसई आप देखने जाओ तो टोटल निफ्टी 500 का आई थिंक सो सबसे बड़ा आउट परफॉर्मिंग शेयर है। नियरली अबाउट 270% निफ्टी 500 को आउट परफॉर्म किया है। जो आई थिंक सो दो दिक्कत थी वो क्लियर हो गई। एक तो एक्सपायरी डेट वाली, दूसरा कि बीएसई को कोई बहुत लॉस नहीं है, बिकॉज डेरिवेटिव मार्केट जितना भी आएगा उसके लिए एडिशनल है। और जो इंट्राडे मार्जिन्स भी थे जो बी सेबी ने नया नोट निकाला वो भी पॉजिटिव है। तो आई थिंक सो बीएसई का ऑन एंड ऑन इट्स वेरी पॉजिटिव फॉर इट। ऐसा कोई भी अभी डेटा नहीं लग रहा है कि जहां पे बीएसई को नेगेटिविटी हो सकती है। मे बी प्राइस फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे हो सकता है, पर ऑन अ फंडामेंटल पॉइंट आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का कोई पॉइंट है। लुकिंग फॉरवर्ड के क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी बीएसई ग्रोथ करेगी, तो होल्ड इज द प्रेफरेबल पॉइंट। ठीक है, बीएसई को लेकर ये व्यू बेहतरीन सत्र है। आज जो लेवल हाई के हैं वो हैं 7,260 रुपए के। निफ्टी 300 अंकों की गिरावट, निफ्टी बैंक 400 अंकों की नरमी। मिड कैप में, स्मॉल कैप में थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, और जहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज फार्मा शेयरों ने शुरुआत तो ठीक की थी, हालांकि फिर वो गेंस आगे बड़ी तेजी में ट्रांसलेट हो नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, सिप्ला, ये कुछ शेयर्स हैं जहां पर आपको आज तेजी दिखेगी। ग्रेन्यूल्स एक अंडर परफॉर्मर रहा था, ग्रेन्यूल्स के शेयर में आज बाइंग हो रही है, 4% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। राजेश जी, एक टेंशन अमेरिका से इमर्ज हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दवाओं की कीमतें 30 से 80% घटेगी। कल उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया, और उसके बाद ये निकल के आया कि नहीं, ज़्यादा नहीं, 59% घटेंगी। हालांकि एनालिस्ट ये कह रहे हैं वहाँ पे कि ये जो पॉलिसी बनाई गई है इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है, टफ है। थोड़े थोड़े कंसर्न्स थे जो कि ईज आउट आज के सत्र में हो गए हैं। फार्मा में आपके हिसाब से चार्ट वाइज बेहतर क्या लग रहा है? फार्मा में आज ओपनिंग के बाद एक जरूर बाइंग इंटरेस्ट बना था, लेकिन थोड़ा अब यहाँ पे साइडवेज बिहेवियर वापस बनते हुए दिखा है सारे स्टॉक्स में। हायर साइड पे थोड़ा दबाव अभी भी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। बट अगर हम स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा को फोकस में रखना चाहिए। एक स्टॉक अपने एक मल्टीपल सपोर्ट के आसपास से एक अच्छा रिबाउंड यहाँ पे बनाया, और यहाँ पे हमें लगता है कि एक रेंज का ब्रेकआउट होते हुए दिख सकता है। तो 1440 1450 का अगर लेवल क्रॉस करने में कामयाब होता है ग्लेनमार्क,
तो यहाँ पे एक 1500 से लेके 1550 तक की अपसाइड अनफोल्ड होते हुए दिखेगी, तो ये स्टॉक हमें पसंद आ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो करेक्शन में जो स्टॉक आज हमें आज जो एक अट्रैक्टिव लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उसमें डिवीज लैब को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के से थोड़ा नीचे ट्रेड कर रहा है स्टॉक, लेकिन इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और हमें लगता है जैसे ही अपने मल्टीपल सप्लाई जोन जो कि है 6240 की रेंज में, जैसे ही ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होगा तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 6600 6700 की तरफ भी बनते हुए दिखेंगे। तो डीवीज लैब पे भी फोकस में रखा जा सकता है फार्मा स्पेस से। डिविज लेबोरेटरीज और कुछ और तमाम काउंटर्स जो कि राजेश जी के फोकस रेडार पर हैं वो आपको बता रहे हैं, पूरा का पूरा स्पेस ही एक्शन दिखा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हीरो मोटर कॉर्प की बात हो रही थी, साथ साथ आइशर मोटर्स के भी नतीजे आने वाले हैं। नतीजों के अनुमान भी आप तक पहुंचाएंगे और आपको बताएंगे कि एक्सपेक्टेशंस क्या है नंबर से, और उससे साथ ही टेक्निकल नज़रिया भी एक बार एक्सपर्ट का जानेंगे। लेकिन उससे ठीक पहले ऑप्शन का एक ट्रेड आपको बताते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। 5 पैसा कैपिटल के सचिन गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं अपनी ऑप्शन की रणनीति लेकर। सचिन, गुड आफ्टरनून, बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, आज का जो ऑप्शंस है वो डिफेंस सेक्टर से रहेगा, बिकॉज ओवरऑल देखें तो डिफेंस स्टॉक्स के अंदर एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके चलते यहाँ पर नजर रहेगी आज HAL पर। ओवरऑल अगर स्टॉक में डेली चार्ट पर देखें तो स्टॉक अपने एक इमीडिएट ब्रेकआउट्स के पास ही मूव करता हुआ नजर आ रहा है, और जैसे ही मुझे लगता है 4620 4625 ये लेवल स्टॉक ब्रेक करता है तो अपसाइड में करीब 4800 तक भी मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस के माध्यम से स्ट्रेटेजी बनाने की सलाह रहेगी, और HAL का 4600 का कॉल ऑप्शंस बाय करने की सलाह होगी, जिसका प्रीमियम अराउंड 188 के आसपास में चल रहा है। तो 188 के प्रीमियम पर यहाँ पर बाइंग करना है, स्टॉप लॉस रखना है 148 का, अपसाइड टारगेट 250 तक देखने को मिल सकता है। क्योंकि इसका लॉट साइज 150 का है तो यहाँ मैक्सिमम लॉस होने की जो पॉसिबिलिटीज है वो 6000 की रहेगी, वहीं प्रॉफिट 9300 तक का देखने को मिल सकता है। ओके, तो चलिए सचिन गुप्ता की राय और डिफेंस क्षेत्र से जुड़ा है एक और स्टॉक हमारे ऑप्शन स्ट्रैटेजी में भी शामिल होता हुआ। सचिन, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये स्ट्रैटेजी में बताने के लिए। HAL 4600 की कॉल खरीदने की राय 188 के लेवल्स पर, 250 के लक्ष्य, स्टॉप लॉस 148 का लगाना होगा। कॉल के वर्कआउट होने पर 9300 के आपको प्रॉफिट्स हो सकते हैं, और कॉल अगर रिवर्स जाएगी तो 6000 का नुकसान भी होने के संकेत हैं। हालांकि पूरा का पूरा डिफेंस स्पेस जो है काफ़ी अच्छा एक्शन दिखा रहा है, इसी के चलते इस स्टॉक में मूवमेंट है ऑन दी पॉजिटिव साइड। लेकिन एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर FNO ट्रेडिंग को लेकर, FNO ट्रेडिंग रिस्की हो सकती है। FNO ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। FNO ट्रेडर्स को औसतन 50,000 का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। तो अपने एडवाइजर्स से सलाह लें और उसी के बाद FNO ट्रेडिंग में उतरें। आगे बढ़ेंगे और आइशर मोटर्स का आप जिक्र करेंगे। मुनाफा अगर देखेंगे, कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले आइशर मोटर्स के स्टॉक में हम देख रहे हैं ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स के साथ कामकाज देखने को मिल रहा है। मुनाफे के फ्रंट पर नंबर्स अच्छे रहने के अनुमान है सालाना आधार पर, वहीं तिमाही आधार पर। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी नंबर्स जो है वो मजबूती दिखा सकते हैं, ये हमारा अनुमान कहता है। डिमांड आउटलुक, प्रोडक्ट मिक्स, CV डिमांड, ये सारी की सारी चीज़ें जिस पर फोकस रखना होगा। लेकिन ऑल इन ऑल अगर देखें नंबर से ठीक पहले ऑलमोस्ट 2% के डाउन ट्रेंड्स के साथ आइशर मोटर का स्टॉक ट्रेड करता हुआ। रुचित, एक बार आइशर मोटर पर भी आपसे राय जानना चाहेंगे। ब्रॉडर ट्रेंड तो स्टॉक का काफी स्ट्रॉन्ग ही रहा है। जो पिछले 6-8 महीने में हमने ऑटो स्पेस में भी मंदी देखी, वो फेज में भी कोई प्राइस वाइज डिप ये स्टॉक में नहीं रहा। सो ओवरऑल ट्रेंड स्टॉक का पॉजिटिव, और 5100 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जहाँ पे 200 दिन के मूविंग एवरेज सपोर्ट है। सो मुझे लग रहा है कि स्टॉक में और आगे तेजी नंबर्स के बाद अगर कोई ये सपोर्ट नहीं ब्रेक होते तो ये तेजी वापस से कंटिन्यू रह सकती है। तेजी कंटिन्यूड रह सकती है और नतीजों के अनुमान फिलहाल तो ये दिखा रहे हैं कि नंबर्स अच्छे ठीक ठाक रह सकते हैं। अगर अच्छे नंबर्स आते हैं तो फिर कल स्टॉक में किस तरह का रिएक्शन आता है उस पर नजर रहेगी, और फिर से एक बार रिविजिट कर एक्सपर्ट से तब फिर राय भी जानेंगे। इस बीच जुबिलियंट फूड पर भी एक नज़र होनी चाहिए। आज के सत्र में करीब 700 के लेवल्स पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ, और इस वक्त मजबूती का रुझान इस स्टॉक में ज़रूर देखने को मिल रहा है। जुबिलियंट फूड के भी नंबर्स आने वाले हैं। नंबर्स से ठीक पहले ऑलमोस्ट 1.5% की तेज़ी दिखा रहा है। एक बार आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी, जुबिलियंट फूड 706 707 के लेवल्स पर आपको कैसा लगता है?
मानसी जी, स्टॉक में जो रिकवरी बनी है पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में, वो अब ऑलमोस्ट स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हालांकि लोअर साइड से स्टॉक ने एक अच्छी रिकवरी ऑलरेडी यहाँ पे बनाई हुई है। वीकली चार्ट के हिसाब से हमें लगता है कि यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो है स्टॉक का वो करीब 720 की रेंज में है। अगर ये 720 के लेवल को सरपास करता है पोस्ट नंबर, तो फिर यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बन सकता है और देन स्टॉक में फिर 760 की तरफ भी रैली होते हुए दिख सकती है। बट एट दिस मोमेंट 720 इसके लिए स्टीफ रेजिस्टेंस है। तो थोड़ा हमें लगता है कि अगर ये क्रॉस नहीं होता है तो फिर यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी आ सकती है। तो अभी नंबर के पहले थोड़ा इसको अवॉइड करें। पोस्ट नंबर 720 अगर क्रॉस होता है तो ट्रेड लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 708। एंड देन उस समय हम फिर टारगेट जो हमें लगता है फिर आ सकते हैं वो 750 से लेके 760 की तरफ बढ़ सकता है। फिलहाल इसे वॉच लिस्ट में रखने की, रैदर अवॉइड करने की राय मिल रही है, क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं और नंबर से ठीक पहले यहाँ पर वॉलेटाइल मूव्स नजर आ सकते हैं। आज के सत्र में भले ही तेजी है लेकिन नतीजे कल आने वाले हैं। एट प्रेजेंट बजाज फाइनेंस में मजबूती का रुख है, वहीं फार्मा स्पेस पूरा का पूरा एक्शन दिखा रहा है। साथ ही हीरो मोटर कॉर्प के स्टॉक प्राइस में भी इस वक्त अच्छी खासी मजबूती के बीच ट्रेड देखने को मिल रहा है। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे, मार्केट एट 3, BTST, STBT ट्रेड्स और इवेंट्स, साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत का जो दौर हम जारी रखेंगे। आप बने रहें। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हालांकि मार्केट्स में जो इंडाइसिस हैं वो तो रेंज के अंदर है। कल जिस तरह की ज़बरदस्त तेज़ी थी, आज थोड़ा ठहराव भी है और रैशनैलिटी को लेके आने की कोशिश की जा रही है और थोड़ा चेक एंड बैलेंसेस हो रहा है। लेकिन स्टॉक्स का इम्पैक्ट काफ़ी ज़ोरदार है। देखो, थोड़ी देर पहले ही हीरो मोटोकॉर्प के नंबर्स आए तो उसके बाद से शेयर के अंदर सडन इम्पैक्ट भी आया। दिखाइए एक बार ज़रा हीरो मोटोकॉर्प। गेल के भी नंबर आए। गेल के नंबर्स में उतना तेज़ी नहीं आई क्योंकि उम्मीद से थोड़े ख़राब नंबर आए। ये देखिए, हीरो मोटोकॉर्प नंबर्स आते सडन इम्पैक्ट और बाकायदा डेज हाई पहुंचा है। सेम गेल के भी इसी नंबर आए लेकिन वो डेज लो पे खड़ा है। इसका मतलब ये साफ है कि जिसके नंबर्स मार्केट की उम्मीद से थोड़े भी बेहतर रहेंगे वो तेज़ रिएक्ट करेगा, नहीं तो वो ठंडा पड़ सकता है। 2 नंबर्स और आने हैं, हो सकता है आपकी उसमें पोजीशंस भी हों। एक है आइशर मोटर्स और दूसरा है टाटा मोटर्स। और ऑटो को कवर करने के लिए काफ़ी बारीक और काफ़ी फाइन ट्यून करती हैं हमारी सहयोगी सृष्टि, और उन दोनों से ही इन स्टॉक्स के नंबर्स कैसे आ रहे हैं, क्वार्टरली नंबर्स, तो एक बार ज़रा पता कर लेते हैं। सृष्टि, पहले एक आइशर मोटर के बताइएगा, उसके बाद फिर टाटा मोटर्स के अलग से पता करते हैं आपसे। तो देखिए, आइशर मोटर्स के नंबर्स जो हैं वो ठीक ठाक आने की उम्मीद है। देखिए, मार्जिन्स जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए देखना, क्योंकि इस बार आप वॉल्यूम अगर देखेंगे तो रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम से भरपूर पुश मिला है। साल दर साल आप विश्वास मानिए 24% की ग्रोथ जो है रॉयल एनफील्ड के वॉल्यूम्स में दर्ज की है। और यहाँ पर जो डोमेस्टिक मार्केट है वहाँ पर तो सपोर्ट आया ही है, लगभग 22% की ग्रोथ रही है, पर एक्सपोर्ट्स में 40% से ज़्यादा की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। तो ये एक सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा रॉयल एनफील्ड यानी आइशर मोटर्स के कंसोलिडेटेड नंबर्स भी अगर हम देखेंगे तो सबसे बड़ा पुश यहीं से आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा VECV की बात करें तो वहां पे भी इनके पूरी आई में डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद जरूर है। पर आपको बता देते हैं कि कंसोलिडेटेड नंबर्स जो आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होंगे उससे आपको क्या उम्मीदें रखनी है। सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो 5190 करोड़ आने की हम उम्मीद कर रहे हैं। EBITDA 1295 करोड़ रह सकता है। वहीं मार्जिन की बात करें तो 25% मार्जिन पर आप ध्यान रखिएगा। देखिए, साल दर साल के हल्की गिरावट जरूर रहेगी, पर तिमाही दर तिमाही एक थोड़े इंप्रूवमेंट की हम उम्मीद जरूर लगा रहे हैं। और आखिरी में प्रॉफिट फिगर लगभग 1265 करोड़ आने की हमारी उम्मीद है। पर आगे चल के कंपनी का डिमांड आउटलुक क्या है, क्योंकि अब जो अनिश्चितताएं बन रही हैं उसमें एक्सपोर्ट आउटलुक किस तरीके से आ रहा है, साथ ही घरेलू मार्केट में क्या कुछ नए लॉन्चेस की कंपनी की तैयारियां हैं, और जो CV सेगमेंट अभी तक इतना अच्छा नहीं प्रदर्शन कर पाया था, अब उसमें किस तरीके का रीबाउंड आएगा या नहीं आएगा, ये सब समझेंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री से। बिल्कुल, तो कुल मिला के आपने आइशर के बारे में बताया कि इसका मुनाफा बढ़ सकता है, इसकी सेल्स बढ़ेगी, EBITDA बढ़ेगा, बट मार्जिन्स पे थोड़ा दबाव आएगा 1 से 1.25% तक का। टाटा मोटर्स की स्टोरी क्या कह रही है सृष्टि?
को देखना और JLR के EBIT मार्जिन्स को देखना, EBITDA नहीं, EBITDA के लिए हम पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल के सेगमेंट्स देखते हैं। JLR में EBIT मार्जिन देखा जाता है क्योंकि वहाँ पे उनका कर्जा जो है ज़्यादा है, हालांकि धीरे धीरे कंपनी कम ज़रूर कर रही है, पर वहाँ पर किस तरीके का प्रदर्शन है वो सबसे अहम होगा। तो JLR के EBIT मार्जिन की उम्मीदें हम आपको बता देते हैं 10.7% ये आंकड़ा आना चाहिए। साथ ही साथ पैसेंजर व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल से ज़्यादा आप उम्मीदें ना करें क्योंकि यहाँ पे देखिए एक वॉल्यूम की गिरावट भी देखने को मिली थी और मार्जिन्स में भी कुछ ज़्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पे हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं। तो सबसे अहम है JLR देखना, वहाँ पे प्रदर्शन, वहाँ पे कमेंट्री किस तरीके से आती है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि डेट किस तरीके से कम कर रही है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले खबर भी आई थी कि US में अपने एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, फिर जब टैरिफ कम हुए तो फिर उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को वापस से लागू कर दिया। तो उसको लेकर क्या कमेंट्री है, क्या कुछ इम्पैक्ट अभी तक आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होगा टाटा मोटर्स के लिए। ये हमने आपको बता दिया, पर अब आपको बता देते हैं कि नंबर्स के फ्रंट पे भी आपको क्या कुछ उम्मीदें रखनी है टाटा मोटर्स से। तो कंसोलिडेटेड मार्जिन्स आप देखिए तो 13.3% आने की उम्मीद है। वहीं अगर इनकी आय की बात करें तो क्योंकि JLR का हिस्सा रहता है तो 1,23 करोड़ से ज़्यादा कंपनी की आय रह सकती है। वहीं EBITDA में 16,330 करोड़ आ सकता है इनका EBITDA और मुनाफे में लगभग 7,700 करोड़ कंपनी का मुनाफा आना चाहिए। तो ये कुछ उम्मीदें हैं टाटा मोटर्स से। सबसे अहम रहेगा JLR का प्रदर्शन देखना। ठीक है सृष्टि, बहुत शुक्रिया दोनों नंबर्स को अलग अलग बताने के लिए और ये भी बताने के लिए कि नोटिसेबल चीज़ें क्या होंगी जब मैनेजमेंट अपनी बात रख रही होगी। रोहन भाई, आपने दोनों नंबर्स को गौर से सुना होगा। वैसे अगर आप नहीं देख पाए तो हम स्क्रीन पर बैक टू बैक अनुमान चलाते रहेंगे। एक बार आपका टेक अगर आप इन दोनों को ट्रैक करते हैं, आइशर को और टाटा मोटर्स को। टाटा मोटर्स हम ऑटो को बहुत क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। टाटा मोटर्स हमको लग रहा है कि थोड़ा सरप्राइजिंग नंबर दे सकता है। हमने बहुत अच्छा करेक्शन देखा, एक्चुअली देखने जाओ तो वीकेस्ट स्टॉक इन ऑटो है। तो दिस क्वार्टर कुड बी अ बिट ब्रीदर। आइशर जैसे आपके एनालिस्ट ने बताया कि बहुत ऐसा सरप्राइजिंग नंबर नहीं दिख रहा है, तो हमको भी नहीं दिख रहा है बिकॉज वहां पे बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव स्पेस हो गया है। तो एक टाटा मोटर्स कुड बी अ बॉटम अप लेने जैसा एक लग रहा है, पर आइशर मोटर्स अगर सरप्राइज करेगा तो ही एक ग्रोथ सेक्टर होगा, वरना कंसोलिडेशन ही होगा। बहुत बुरा नहीं करेगा, पर टाटा मोटर्स लुक्स गुड फॉर अ रिबाउंडिंग। ठीक है, तो मतलब आपके हिसाब से टाटा मोटर्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अगर वैल्यू हंटिंग करनी है टाटा मोटर्स जाओ। मार्केट्स में अगर नंबर्स का रिएक्शन आ सकता है, टाटा मोटर्स ज़्यादा रिएक्शन दे सकता है। तीसरा, टाटा मोटर्स पोर्टफोलियो स्टॉक भी है, किसी वजह से नीचे मिल रहा है, 1100-1200 का शेयर है, लेकिन आप चाहें तो अभी भी इसके अंदर वैल्यू हंटिंग कर सकते हैं। ये रफ आइडिया लग गया आपने जो बात रखी है अभी रोहन भाई। अब मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ। इस बीच अभी आप एक खबर देखेंगे कि ब्लॉक डील लगी है, या फिर मैं बोलूँगा शेयर्स का एक बड़ा ट्रेड हुआ है। करीब 7 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वही शेयर मैंने निकाल के भी रखा हुआ था और जिसमें भी ब्लॉक लगा है। उस शेयर का नाम है कैनरा बैंक। एक बार ज़रा PSUs बैंक इंडेक्स दिखाएंगे आप। PSUs बैंक इंडेक्स, उसके अंदर करीब 7-8 शेयर ऐसे हैं जिनके पास परसेंटेज गेन 1% से भी ज़्यादा का है। आप चाहें तो एक बार ज़रा दिखाइएगा कैनरा बैंक। हाँ, ये वाला ही PSUs बैंक इंडेक्स है। 1 मिनट में मैं ही आपको बता देता हूँ सारा उसमें कौन कौन से शेयर चल रहे हैं। कैनरा बैंक दिखाना, बैंक ऑफ बड़ौदा दिखाओ, PNB दिखाओ, यूनियन दिखाओ, और साथ ही इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ये सब आप भले आप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं स्क्रीन पर जो मैंने अभी नाम लिए हैं। कैनरा बैंक पे ब्लॉक लगा अभी एक बार राजेश सर आप कैनरा बैंक को चेक करना। तो डिम्पी जी, स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग बना है चाहे कैनरा बैंक में, और अगर हम आज इसका मूवमेंट देखें और वीकली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक ने एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे ऑलरेडी 103 रुपए के ऊपर बनाया हुआ है। तो हमें लगता है जब तक 103 के ऊपर सस्टेन है, नेक्स्ट टारगेट इसका 110 112 की तरफ आते हुए दिख सकता है। तो कैनरा बैंक पे व्यू बुलिश है, 103 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। ओके ठीक है, होल्ड की सर नहीं ली जा सकती है, होल्ड हो गया, नया ले सकते हैं। या तो 103 के स्टॉप लॉस से ही लेना है, 2 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है करंट मार्केट प्राइस से, और 110 112 तक के अपसाइड के लिए हमें लगता है ये मूव कंटिन्यू होते हुए दिखेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो आज लार्ज प्राइवेट बैंक में तो जरूर प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन PSU बैंक में, स्पेशली छोटे PSU बैंक लाइक कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा,
बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे ही बैंकों में एक अच्छा बाइंग का इंटरेस्ट बिल्कुल यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ अनदर राउंड ऑफ बाइंग एक्शन कंटिन्यू होते हुए दिखेगी और ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। ठीक है, ये कैनरा बैंक पे देखिए हमारे प्रोड्यूसर साहब ने आपके लिए एक स्टैम्प भी लगा दिया, थैंक यू। जिसने भी एक बढ़िया टेक लिया, पहले होल्ड लगाया, जिनके पास पड़ा उनको तो काटना नहीं है, और जिनके पास नहीं है उनके लिए एक स्टॉप लॉस आपको मिल गया है और उसमें बाय की स्टैंपिंग भी लगी हुई है। तो होल्ड एंड बाय बोथ कैनरा बैंक के लिए पास होके आया है। नीलेश जैन भी इस बीच मेरे को स्क्रीन पे दिख रहे हैं। नीलेश भाई नमस्ते, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आपसे भी चर्चा को बढ़ाएंगे, आपसे ही करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा। एक ब्रेक ले लें, फिर लौटते हैं सर आपके पास। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। हमारे 3 एक्सपर्ट आपको गाइड कर रहे हैं। रोहन मेहता हमारे साथ हैं, राजेश पालविया है और नीलेश जैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। एक काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपके जरा ट्रेड समझ लेते हैं। आपने क्या स्टडी की है बाजार में और कहाँ मौके आपने देखे हैं? गुड आफ्टरनून जी अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए खरीदारी पर ही फोकस बना हुआ है, जिस हिसाब से आज हमें स्टॉक स्पेसिफिक मूव देखने को मिल रहा है। सबसे पहले फोकस करना होगा ऑटो स्पेस में, जहां पर हीरो मोटोकॉर्प ये पर्टिकुलर काउंटर में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आज के सेशन में आता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 9% का ओआई इजाफा हुआ है, काफी अच्छे लॉन्ग बिल्डअप हो रहे हैं, टेक्निकल सेटअप काफी बेहतरीन है, यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन काफी अच्छा हुआ है। तो हीरो मोटोकॉर्प में एक फॉलोअप मूव हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। 4180 से 4200 तक की अपसाइड फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखने को मिल सकती है। 3990 का स्टॉप लॉस रखना होगा। वहीं जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है वो है हेवेल्स। हेवेल्स में भी आज अगर हम देखें तो काफी अच्छा रिवर्सल हमें निचले स्तरों से देखने को मिला है और लगातार तीसरे कंसेक्यूटिव सेशन में यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। तो एक फॉलोअप मूव हेवेल्स को 1625 तक ले जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा 1571 का और हेवेल्स को भी लॉन्ग करके चल सकते हैं। हेवेल्स को भी लॉन्ग करने की सलाह है। 1625 के टारगेट, 1571 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसमें पोजीशन बनानी है। आधे % के गेंस के साथ फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। अच्छा, हेवेल्स से याद आया रोहन भाई, आप जरा एक बार ईएमएस वाले जो शेयर है उनके बारे में जरा व्यू दीजिए। मतलब ग्रोथ तो हमने देखी है, शेयर में लोगों ने पैसे भी खूब बनाए हैं, लेकिन आपको लगता है कि ये जो वैल्यूएशन अब है, क्योंकि 100, 100, 125, 150 इस तरह की पी है, प्राइस टू इक्विटी, क्या ये सस्टेन कर पाएगा? आज हम देख रहे हैं कि डिक्सन हालांकि कल बहुत तेज रफ्तार से चला, आज भी 1% के आसपास की तेजी है। केन्स टेक इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर जाकर कारोबार कर रहा है। ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है और किसी को अगर नई पोजीशन लेनी हो तो पैसे कहां पर ज्यादा बनेंगे अब? जो सेगमेंट, एक तो पहले एक चीज तो हमारे प्रूव हो गई है कि जनरल पीई डजंट वर्क इन इंडिया, बिकॉज जहाँ पे ग्रोथ होता है वहां पे पीई हाई हम देते ही है, और जहाँ पे मार्केट सब जगह पे ग्रो नहीं हो रही है तो वो होना बहुत लाजमी है। एंड कमिंग बैक टू द सेक्टर, हमको लग रहा है कि न्यू फ्रेश बाइंग इज नॉट वेरी एडवाइजेबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सेक्टर के रिजल्ट्स देख देख के क्वार्टर पे वो देखना पड़ेगा कि वो क्या, कौन से ग्रोथ पे जा रही है, क्या मार्केट की कमेंट्री है। तो एज ऑफ नाउ इट इज मोर लाइक अ वेट एंड वॉच। Havells still looks very better into the part because वो इतना ग्रोथ नहीं हुआ है और नंबर्स भी बहुत comparatively it's getting better, so वहां पे है, पर it's very stock specific, तो Havells can be a good pick। ठीक है, जो स्टॉक सुझाया टेक्निकल आधार पर वो फंडामेंटली भी ठीक लग रहा है रोहन जी को, और 1590 रुपए के आसपास का प्राइस है। इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए दांव लगा सकते हैं। ये स्टैंपिंग भी कर दी गई है हमारे टीम की तरफ से। लेकिन 3 बज गए हैं और जरा ये समझ लेते हैं कि आज अभी तक का जो सत्र बीता है बाजार का वो कैसा रहा है। 3 बजे तक के हाइलाइट्स लेकर हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए आज का क्या एक्शन रहा? जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हीरो मोटो के नतीजे की, जहाँ पर कंपनी के जो नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक आए हैं, और आय में देखें तो आय में करीब 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं मुनाफे में भी 6.5% के आसपास बढ़ोतरी दिखी है। साथ ही साथ कंपनी ने 65 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसके चलते शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। सिप्ला के नतीजों की बात करें तो सिप्ला का जो मुनाफा है वो 30% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे।
साथ ही साथ आय भी 10% बढ़ी है और कंपनी ने 13 रुपये पर शेयर डिविडेंड देने का ऐलान किया है। साथ ही साथ 3 रुपये स्पेशल डिविडेंड देने का भी कंपनी ने ऐलान किया है, जिसके चलते शेयर में पॉजिटिव एक्शन देखने को मिल रहा है। ल्यूपिन पर भी एक खबर है जहां पर कंपनी ने अमेरिका में नई दवा लॉन्च की है और ये जो दवा है वो किडनी से जुड़ी बीमारियों में के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, जिसके चलते शेयर में 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। जिंदल स्टेनलेस पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है जहां पर उन्होंने खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 770 रुपये पर शेयर का। साथ ही साथ ये कहा है कि वित्त वर्ष 2027 तक जो कुल क्षमता है उसे 40% बढ़ाने की कंपनी की योजना है, जिसके चलते शेयर में 2% की तेज़ी देखने को मिल रही है। अंत में बात करते हैं कि कल हमें कहाँ किन नतीजों पर नज़र रखनी है। तो सबसे पहले बात करेंगे कल निफ्टी कंपनियों की, तो उसमें आइशर मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही साथ टाटा पावर और पिरामल फार्मा के भी नतीजे आने वाले हैं जहां हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तो 3 बजे के ये सारे अपडेट्स हैं, खबरें हैं जिनकी वजह से एक्शन देखने को मिल रहा है। शुक्रिया आनंद। तो आज कहाँ पर एक्शन हो रहा है और उसकी वजह क्या है, वो सारे रीजंस के साथ आपको बता दी हैं आनंद ने। राजेश जी, कल हमने देखा कि बाजार जब चल रहा था तो आईटी तो सबसे ज़्यादा जोश में थे, लेकिन साथ साथ हमने देखा कि मेटल में भी ठीक ठाक बाइंग हो रही थी। आज मेटल की चमक थोड़ी सी फीकी पड़ी है। ऐसा नहीं कि कोई इसको लेकर कोई डिस्टर्बिंग न्यूज़ आ गई हो। क्या बाय ऑन डिप्स वाले कोई शेयर आप बताएंगे जहां पर आपको फॉर्मेशन बेहतर लग रहा हो और शॉर्ट टर्म में पैसे बना के जो शेयर दे सकते हो? आई थिंक अभिषेक जी, यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर एंड हिंडाल्को, ये दो स्टॉक हमें लगता है कि यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। दोनों स्टॉक्स के अगर स्ट्रक्चर देखें जिंदल स्टील एंड पावर में, तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ पे बनते हुए दिखा है और ये अपनी अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन को पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है ये एक अच्छे बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए दिख रहा है। हालांकि अभी यहाँ पे कुछ समय कंसोलिडेशन रहेगा, लेकिन जैसे ही स्टॉक में 925 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये एक बड़ा मूव टुवर्ड्स 1020 की तरफ बनाते हुए दिख सकता है। तो जिंदल स्टील एंड पावर हमारे रडार पे है स्टॉक। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना है अभी, वो करीब रहेगा 880 के आसपास। तो बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है ये स्टॉक को। और दूसरा स्टॉक जो मेटल स्पेस से हमें पसंद आता है वो है हिंडाल्को का। हिंडाल्को में आप देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर दिखाते हुए दिख रहा है स्टॉक कुछ समय से, लेकिन ये स्टॉक भी अब अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है 650 के लेवल जैसे इसमें क्रॉस होंगे तो इसका नेक्स्ट मूव टुवर्ड 700 710 की तरफ बढ़ सकता है। तो ये स्टॉक को भी हमने फोकस में रखा है। बाय एंड एक्यूमुलेट की रणनीति लगाई जा सकती है यहाँ पे। एंड डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 610 रुपए के आसपास। एसपीएल और हिंडाल्को और दोनों ही स्टॉक पॉजिटिव फोकस रेडार पर इस वक्त, और यहाँ से मजबूती के साइंस हिंडाल्को में इनफैक्ट 700 के लेवल्स नज़र आ सकते हैं। इस बीच बाजार में गिरावट जो है गहराती हुई नज़र आ रही है। इंडेक्स पर भी एक नज़र होनी चाहिए क्योंकि बाजार इस वक्त दिन के निचले स्तरों पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। 24,580 के लेवल्स यानी कि 24,550 जिस स्तर का हम जिक्र लगातार कर रहे हैं, वहाँ उससे बिल्कुल करीब इस वक्त मार्केट जो है निफ्टी जो है ट्रेड करता हुआ एट डेज लो। बैंक निफ्टी में भी निफ्टी के साथ साथ गिरावट जो है गहराती हुई नजर आ रही है। बिकवाली का दबाव वहां पर भी देखने को मिल रहा है। 54,938 के स्तर पर आप देख पाएंगे, वहां पर भी लाल निशान, ऑलमोस्ट 450 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। रोहन मेहता से एक सवाल होगा मेरा। रोहन, हाई, गुड आफ्टरनून। एक तो बाजार में कल जो सिनेरियोज पैन आउट हुए थे काफ़ी अच्छी मजबूती, और तब मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही सोच रहे होंगे कि फ्राइडे सेशन में हमने एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढी क्यों नहीं। फोमो की जो हम बात करते हैं वो फील हुआ होगा। अब यहाँ से वापस बाजार एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है। व्हाट वुड यू रिकमेंड बाइंग फ्रेश राइट नाउ, कंसिडरिंग अर्निंग्स भी लार्जली पैन आउट होते हुए दिख चुके हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ग्लोबल कंसर्न्स को साइड में रखते हुए, सिर्फ अर्निंग्स को मद्देनजर रखते हुए इस वक्त कौन से स्पेसेस आपके फोकस रेडार पर हैं? पैराडॉक्स मार्केट का ये है कि जब प्रीवियस क्रैश होता है तो हमको लगता है कि हम फोमो में है, और करंट क्रैश होता है तो हमको लगता है कि यार निकल जाए तो अच्छा होता है। सो इट्स बिटवीन ऑल। तो आपने जैसे क्वेश्चन पूछा कि न्यूज़ अगर साइड में रखे सिर्फ अर्निंग्स देखे,
तो मुझे ये बार मार्केट में हमको ऐसा लगता है कि बहुत स्टॉक स्पेसिफिक रिजल्ट्स आए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए हैं। तो सेक्टर में भी बहुत स्टॉक के अच्छे रिजल्ट आए, जैसे ऑटो में देखो तो एमएनएम हैड आउट परफॉर्म, टीवीएस का डिसेंट रिजल्ट आया, पर सामने बहुत सारी कंपनीज का इतना रिजल्ट अच्छे नहीं आए। स्पेसिफिकली बीएफएसआई में भी ऐसा हुआ। पर अगर सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो आई थिंक सो बीएफएसआई, केमिकल, एनबीएफसी में ठीक लग रहा है, पर इट इज वेरी सेक्टर स्पेसिफिक मूव। और हमारे एनालिसिस के हिसाब से ऐसे कोई भी बहुत शॉकिंग नंबर्स नहीं आए हैं जो बहुत कंस्ट्रक्टिव बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही, एक्सेप्ट कंपनीज लाइक बीएससी, और यहाँ पे बहुत बड़े शॉकिंग नंबर्स आए हैं। सो नथिंग वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज स्पेसिफिक है, पर ये रिजल्ट सीजन खत्म हुए फिर हमको पता चलेगा कि रियल नंबर्स कहाँ पे आए हैं। तो स्टिल अ होल्ड पोजीशन, बहुत फ्रेश बाइंग की हमको रिजल्ट के हिसाब से कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं लग रही है। रैशनल अप्रोच बिल्कुल अपनाना है, और जिस तरह रोहन हमें समझा रहे हैं सेक्टर स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर सेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा है, जिस सेक्टर के सारे प्लेयर्स के ऑलमोस्ट मेजॉरिटी प्लेयर्स के नंबर्स अच्छे आए हों, बड़े ही स्टॉक स्पेसिफिक नतीजों का सिलसिला फिलहाल चल रहा है। नीलेश जैन से बातचीत करते हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून, थैंक्स अगेन फॉर गिविंग योर टाइम। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक पर एक बार आपसे राय चाहिए थी। आज हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती, 1.5 से 2% की तेजी के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। पिछले 5 सेशन में ये तेजी का दौर जो है वो चला है, क्योंकि पिछले 1 महीने के चार्ट्स भी देखेंगे तो स्टॉक में कोई बड़ा मूव था नहीं, और पिछले 6 महीने में तो गिरावट का रुझान दिखाया स्टॉक ने। सो क्या ये कह सकते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट लेग ऑफ रैली, या कह सकते हैं मजबूती के साइंस जो है डेवलप होते हुए जियो फाइनेंशियल में नजर आएंगे? जी बिल्कुल ठीक है आपने। देखिए यहाँ पर जियो फाइनेंशियल ने आज एक काफी लंबे समय से जो कंसोलिडेशन चल रहा था उसका ब्रेकआउट दिया है। लगभग मैं कहूँगा 4 से 5 महीने तक ये स्टॉक एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा था। अब इसने अपने इंपॉर्टेंट लेवल 263 के लेवल को ब्रेक किया है, तो यहाँ पर एक फॉलोअप मूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकता है, जो जियो फाइनेंस को यहाँ से 275 से 280 शॉर्ट टर्म के लिहाज से ले जा सकता है, और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया रखे तो 290 टू 300 तक के भी लेवल हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे सपोर्ट जो है वो 258 का है, तो 258 का स्टॉप लॉस रखना होगा, और बाय एंड डिप पर भी खरीद सकते हैं, करंट लेवल पर भी खरीदारी करके चल सकते हैं। जियो फाइनेंस को एक फॉलोअप मूव के लिए लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। गिरावट में मौके मिले तो खरीदारी की जा सकती है, और यहाँ से अपसाइड जो है विजिबल अब नजर आती है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। करीब 1.5% की तेजी के साथ ये स्टॉक में इस वक्त ट्रेड देखने को मिल रहे हैं। चलिए इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं, उनके BTST STBT ट्रेड समझने की कोशिश होगी, और साथ ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स टू वॉच आउट आपको बताएंगे। ब्रेक को लेकर फिर आपका स्वागत है। मार्केट्स के अंदर देखिए ठीक तो चल रही है पोजीशन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ एक ऐसे स्टॉक्स अभी आपके सामने रखना चाहता हूँ जहाँ पे थोड़ा ट्रेंड अपवर्ड ही चल रहा है और काफी बुलिश ट्रेंड है, और वो जो ट्रेंड है वो बुलिश ही काफी रहेगा। ठीक है, कुछ ट्रेंड के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक PNB हाउसिंग है, करीब 32% के आसपास को उसके तक की परफॉर्मेंस रही है। इसके अलावा चंबल फर्टिलाइजर्स है, वहां पर भी अच्छी बढ़त है। जो तेजी है आपकी स्क्रीन पर है कि HAL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनेमिक्स, कोचिन शिपयार्ड, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और PM मोदी ने जो बयान दिया है कि नहीं ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, बंद नहीं हुआ है, तो उसके चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ी बहुत बाइंग अभी भी चल रही है। वैसे भी लोगों ने पैसे बनाए हैं और इस मौके को छोड़ना नहीं चाहते हैं आगे के लिए। 3:15 हो गए हैं, हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं। जरा ये समझ लेते हैं पहले कि BTST या फिर STBT के ट्रेड्स कहाँ पर अच्छे बन रहे हैं। और शुरुआत करेंगे नीलेश जी आपसे। आप बताइए आपकी नज़र कहाँ पर है और आपके हिसाब से कल के लिए क्या ट्रेड लेकर जाएं आज? बिल्कुल अभिषेक जी, कि BTST पर ही फोकस करना होगा, जिस हिसाब से स्टॉक स्पेसिफिक काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो CDSL ये पर्टिकुलर स्टॉक है जो अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक कर रहा है आज के सेशन में। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है CDSL का, शॉर्ट कवरिंग भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, तो CDSL को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 1350 एंड 1365, 1350 और 1365 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 1305 का स्टॉप लॉस होगा और CDSL को लॉन्ग करने की सलाह होगी। CDSL अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है। दूसरा शेयर है इंटरग्लोब एविएशन, इसके बारे में भी हमने सुबह जिक्र करके आपको बताया था कि शेयर को थोड़ा नोटिस कीजिएगा।
राजेश सर जरा जल्दी से बताते जाइए कि मैं 3 क्वेश्चन बैक टू बैक पूछूंगा आपसे। हाँ ना ट्रेड बनता है, कैसे बनता है, फटाफट बताते जाइए राजेश सर। पहला, इंटरग्लोब एविएशन। बिल्कुल, तो लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अच्छा, इतना भी छोटा नहीं है इतना भी, आप तो 2 अक्षर में ही आ गया टू। ठीक है, तो ट्रेड अगर बनता भी है तो फिर कैसे बनता है ये तो बताओ, स्टॉप लॉस टारगेट तो बताओ। ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया सर, बिल्कुल ही वन लाइनर बोला है। तो स्टॉप लॉस होगा इसका करीब 5460 के आसपास, और स्टॉक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन को पेनिट्रेट कर रहा है, तो हमें लगता है यहाँ पे मूव अनफोल्ड होगा 5650 की तरफ। तो 5460 के स्टॉप लॉस से बाय करें 5650 के टारगेट के। ठीक है, आपसे वो 5400 सुनना था, इसलिए तो मजा आता है आपसे बातचीत करके। तो 5400 का लगाओ भाई स्टॉप लॉस, और 5650 का लगाओ टारगेट। ये हो गया जी इंटरग्लोब एविएशन के लिए। जिसके पास पोजीशन है वो भी होल्ड रखना, कोई दिक्कत है सच है नहीं। अच्छा सर, एक काम और करो जरा, एक शेयर और भी है मैक्स फाइनेंशियल, इसको भी जरा चेक कर लो आप। मैक्स फाइनेंशियल इसको अवॉइड करेंगे, थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है, तो हमें लगता है जब तक इसमें 1300 का ब्रेकआउट नहीं होता है थोड़ा अवॉइड करें अभी टाइम बिंग के लिए। डाउन साइड में जरूर एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है करीब 1255 के आसपास, तो वो लेवल पे अगर आता है तो हम बाय करने की सलाह देंगे। ठीक है। रोहन, अभी भी अडानी ग्रुप में से कोई वैल्यू हंटिंग वाला शेयर बनता है क्या? अडानी पोर्ट्स तो मेरे को पता है कि उसमें 4-5 बिजनेसेस आगे चल के जिसको इनका सेपरेशंस के बेनिफिट्स लेने हैं वो भले बने रहे इसके अंदर, लेकिन फिर भी जो कंपनीज और लिस्टेड है, पोर्ट है इसके अंदर, ग्रीन एनर्जी है, गैस है, जो और कंपनीज है, कहीं कोई और वैल्यू हंटिंग की जा सकती है क्या अडानी ग्रुप में? नो, एज ऑफ नाउ हमारा कोई बाय रेटिंग नहीं है अदानी कोई भी कंपनीज में। स्पेसिफिकली अदानी पोर्ट्स एक एज यू राइटली टोल्ड के एक बिजनेस सिंसियर लग रहा है, पर अभी भी उसमें एक्सेप्शनल कुछ ग्रोथ नहीं दिख रहा है। ऑफ कोर्स डीमर्जिंग स्टोरी हो सकती है, पर वो कब होगी वो हमको भी नहीं पता है। पर एज रेवेन्यू बेस्ड फिर भी हमको लग रहा है कि अदानी का कोई भी स्टॉक, कोई जो अच्छे स्टॉक है वो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में नहीं सेट हो रहे, और जो जो वैल्यूएशन मैट्रिक्स में सेट हो रहे हैं वो ग्रोथ में नहीं हो रहे। सो दैट इज द रीजन अदानी इज नॉट अ बाय एनी ऑफ द स्टॉक। आज निफ्टी हेल्थ केयर भी अगर आप चेक करेंगे ना तो वहाँ पर भी परसेंटेज गेन ठीक है। एक बार निफ्टी हेल्थ केयर का इंडेक्स दिखाना, वो अभी डेज हाई भी टेस्ट कर रहा होगा, 13,900 का होगा। निफ्टी हेल्थ केयर लिखेंगे आ जाएगा, ठीक है जी। 13,900 के आसपास का इंडेक्स होगा, फायर कर देना, एक बार स्क्रीन पे देखना। उसके अगर मैं कंट्रीब्यूटर्स को चेक कर रहा हूँ ना तो करीब 20 कंट्रीब्यूटर्स हैं उसके अंदर, तो 18 आज फेवर में हैं, और टोटल इसके अंदर जो पॉइंट्स मिल रहे हैं वो ये निफ्टी फार्मा आपने फायर किया है। एक निफ्टी हेल्थ केयर अलग मिलेगा, निफ्टी हेल्थ HEAL लिखना आप आ जाएगा, पूरा शायद नाम लिखा हो वहाँ पे, बट एनी हाउ एक बार आप ढूंढ लेना, अगर नहीं आता छोड़ दो इसको, ठीक है छोड़ दो। तो मैं स्टॉक्स पता करता हूँ उसमें से जो हेल्थ केयर का पार्ट है उसमें। हाँ, मैक्स हेल्थ केयर एक बार ज़रा ये चेक करवाता हूँ, 1172। आज सुबह राजेश भोसले ने भी हमको यही शेयर बताया था, बढ़िया चल रहा है, आज 1% ऊपर है। एक बार ज़रा ये चेक कराता हूँ नीलेश भाई, मैक्स हेल्थ केयर आज BTSC का कैंडिडेट है क्या? बिल्कुल डिम्पी जी, देखिए ये क्लोजिंग काफी अच्छी दे रहा है, 1170 के ऊपर की क्लोज अच्छी क्लोज मानी जाएगी। और यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पिछले 6 महीने का अगर आप चार्ट उठा के देखें तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट इस पर्टिकुलर काउंटर ने आज दिया है। तो यहाँ पर एक BTSC ट्रेड लेके चल सकते हैं 1190 से 1205 तक की अपसाइड के लिए। 1155 1155 का स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड 1190 और 1205 तक की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। हेल्थ को लेकर ये व्यू 1% ऊपर ये शेयर है। लेकिन एविएशन सेक्टर की जरा बात करते हैं, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच जब युद्ध की शुरुआत हुई तो उसके बाद इस सेक्टर पर और हॉस्पिटैलिटी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। हालांकि सरकार ने 32 हवाई अड्डों को फिर से खोल दिया है सीज फायर होने के बाद, लेकिन बावजूद उसके जो एयरलाइंस हैं आज अपने उन्होंने उड़ानें रद्द करने का कुछ फैसला किया है। उसकी वजह क्या है जरा ये समझते हैं। हमारे सहयोगी समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि स्पेस को बहुत ही क्लोजली ट्रैक करते हैं। समीर, क्या रीजन है इसके पीछे, क्या एहतियात बरत रही हैं कंपनियां? युद्ध
विराम की घोषणा और उत्तर और पश्चिम भारत में 32 एयरपोर्ट के दोबारा सरकार के खोले जाने के फैसले के बाद भी अभी भी एयरलाइंस काफी एहतियातन कदम बढ़ा रही हैं और फ्लाइट ऑपरेशंस को रिज्यूम करने की दिशा में वो काफी एहतियात के साथ आगे बढ़ रही हैं। मसलन एयर इंडिया ने यह ऐलान किया है कि फिलहाल वो 13 मई को किसी भी फ्लाइट को विशेषकर इन एयरपोर्ट जैसे कि जम्मू, लेह, जोधपुर, अमृतसर, भुज, जामनगर, चंडीगढ़ या राजकोट इसके लिए अभी ऑपरेट नहीं करेंगे। 13 तारीख को फ्लाइट इन एयरपोर्ट्स के लिए वो कैंसिल कर रही हैं। इंडिगो ने भी ऐलान किया है कि 13 मई के लिए वो जम्मू, अमृतसर, चंडीगढ़, लेह, श्रीनगर और राजकोट के लिए फ्लाइट ऑपरेशंस नहीं कर रही हैं। आकाशा एयर जो कि सिर्फ श्रीनगर के लिए ऑपरेट करती है उसने भी अभी तक फ्लाइट रिज्यूम करने के लिए कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है। तो कुल मिलाकर के एयरलाइंस काफी एहतियात बरतते हुए स्थिति की गंभीरता को और सुरक्षा को देखते हुए फ्लाइट को रिज्यूम करने की तरफ बढ़ेंगी और माना जा रहा है कि अगर आप फ्लाइट शेड्यूल के लिहाज से देखें तो हफ्ता 10 दिन लग जाएगा जब एयरलाइंस अपने टोटल एयरक्राफ्ट इस दिशा में या इन एयरपोर्ट के लिए डिप्लॉय करेंगे। पर फिलहाल जैसी स्थिति है, विशेषकर 12 मई को जब कुछ जगहों पर ड्रोन स्पॉट किए गए थे तो ऐसी सुरक्षा स्थिति को देखते हुए फिलहाल एयरलाइंस ने 13 मई को फ्लाइट ऑपरेशन रद्द किया है। माना जा रहा है कि 15 मई या उसके बाद में इस तरीके के फ्लाइट ऑपरेशंस इन नॉर्थ बेल्ट के जो एयरपोर्ट्स है वहां पे शुरू किए जा सकते हैं। ठीक है समीर, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। देखिए उड़ानें रद्द हो रही हैं, लेकिन कल हमने जो जोश दिखा था इंटरग्लोब एविएशन के शेयर में, आज वो कम नहीं हो रहा है। करीब करीब 1% ऊपर ये शेयर है। दूसरी ओर जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है, हालांकि हम कई बार भूल जाते हैं, डोमिनेंस कुछ इस कदर है इंटरग्लोब एविएशन का कि हमें स्पाइसजेट की याद नहीं आती है। स्पाइसजेट करीब 1% फिलहाल आपको नीचे दिखेगा शेयर ये। लेकिन एक व्यू चाहिए इंटरग्लोब एविएशन पर। राजेश जी, चला हुआ ये शेयर है काफ़ी, ये ठीक ठाक रफ्तार इसमें हमने देखी है और बाकी आंकड़े तो लोगों को जुबानी याद हो गए होंगे कि किस तरह से इनके लोड फैक्टर हैं। 65% का डोमेस्टिक मार्केट शेयर है। आप जरा ये बताइए कि अगर किसी को लेना है अगर इंटरग्लोब एविएशन को, तो कब लेना है? क्या इसको इस उड़ान पर भी खरीदते चलना है या फिर थोड़ा संभल के, थोड़ा ठहर के लें? तो देखिए, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश ही है अभिषेक जी, और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका नजरिया है तो 5460 स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस से पोजीशन बनाई जा सकती है और अपसाइड में 5650 हमें लगता है इसके नेक्स्ट लक्ष्य बनते हुए दिख सकते हैं। स्टॉक में जो भी अगर हम देखें जो भी करेक्शन आए मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते भी, तो काफी छोटे ही करेक्शन इसमें बने और जब भी ये स्टॉक में छोटी मोटी डिप मिली है लोअर साइड पे, अच्छा एक बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो हमें लगता है स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर तो सस्टेन हो रहा है। तो यहाँ पे अभी व्यू तो बुलिश ही है हमारा। 5460 के स्टॉप लॉस से पोजीशन करंट लेवल पे भी बनाई जा सकती है और छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। ठीक है, इंटरग्लोब के लोग कर रहे ये टारगेट 5650 की। इस बीच एबी कैपिटल यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल के नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। एनआईआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम ब्याज से जो वो है 3% बढ़ी है, 1532 करोड़ रुपए पर हुई है। ईयर ऑन ईयर की ये फिगर है, लेकिन शेयर में हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की कमजोरी पर कारोबार कर रहा है। पीपीओपी यानी कि प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें 5.5% के आसपास के बढ़त है। 989 करोड़ रुपए का ये आंकड़ा आया है, लेकिन मुनाफा 44% घटकर 654 करोड़ रुपए पर आए हैं। ईयर ऑन ईयर के ये आंकड़े हैं। 1.5% नीचे फिलहाल आपको ये शेयर कारोबार करता हुआ दिखेगा। रोहन भाई, एक आपसे एबी कैपिटल पर व्यू चाहेंगे। बहुत लंबा समय हो गया, मतलब मैं 5-6 साल की बात कर रहा हूं कि जितनी चर्चाएं हुई, जितनी उम्मीदें थी आदित्य बिरला कैपिटल से, उसको शायद पूरा कर नहीं पाई ये कंपनी। आपका व्यू क्या है और नतीजों को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो कंपटीशन भी बहुत थी, तो वो तो एक था ही, और सामने नतीजे भी इतने नहीं अच्छे आए हैं कंपैरेटिवली। सो हम ये स्पेस में इट्स वेरी मीन्स वो अगर वहाँ पे मोट नहीं हो तो यहाँ पे ग्रोथ करना कंसिस्टेंटली इज वेरी हाई, और कहीं ना कहीं एक आई थिंक सो स्लगिश मार्केट भी है वहाँ पे, तो नॉट वेरी ग्रेट। तो इट्स अ सेल रेटिंग फ्रॉम आवर साइड। ठीक है, सेल रेटिंग आदित्य बिरला कैपिटल, ये शेयर कमजोर 1.5% नीचे फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिख रहा है। इसमें तो बिजनेस है। कई बार ये चर्चा होती है ना कि जियो फाइनेंशियल तो शुरुआत भर हुई है, हालांकि प्लान्स काफ़ी लंबे चौड़े हैं, लेकिन उसको बाजार ने काफ़ी अच्छी वैल्यू दी है और कल हमने अच्छी तेजी देखी और आज के सत्र में भी करीब 1.5-2% ऊपर ये कारोबार कर रहा है। जियो फाइनेंशियल, राजेश जी, मान लीजिए किसी को अगर 300 रुपये के टारगेट के लिए प्ले करना हो तो आपके हिसाब से कब अचीव हो जाएंगे ये? क्या इस महीने हासिल हो सकते हैं ये टारगेट?
थोड़ा डिफिकल्ट लगता है महीने तो हासिल होना। हालांकि स्ट्रक्चर तो बुलिश हो चुका है स्टॉक का, और स्टॉक में जिस तरीके की स्ट्रेंथ हमने देखी है पिछले कुछ हफ्तों में, हमें लगता है जब तक ये अब 255 के ऊपर बना रहेगा, बाइंग इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। पहला लक्ष्य हमें इमीडिएट बेसिस पे जो लगता है वो करीब होगा 280 के आसपास। यहाँ पे एक बार देखना होगा कि ये इस लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है नहीं। अगर ये 280 क्रॉस होता है तो देन यस, इसका नेक्स्ट लक्ष्य फिर 300 के पास बनते हुए दिख सकता है। हालांकि इसके 200 दिन के मूविंग एवरेज करीब 290 के आसपास है, तो मल्टीपल हर्डल्स है 300 में क्रॉस होने में। 280, 290 एंड 300, ये तीन लक्ष्य लेके इस पे काम करना चाहिए। देखना होगा कि कहाँ पे इसमें वापस सप्लाई प्रेशर बनता है, बट एट दिस मोमेंट बाय किया जा सकता है 255 के स्टॉप लॉस से 280 के टारगेट। ठीक है जी, पॉइंट टेकन है। ये सारे के सारे शेयर्स आज तो इतने शेयर्स डिस्कस कर पाएंगे क्योंकि बाजार भी बंद हो रहा है और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए। तो मार्केट्स में लेवल के हिसाब से आते हैं। पहले आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी ने क्या खोया क्या पाया? आज बहुत अच्छी चीज़ पाई हुई है कि 24,500 600 वाली रेंज अभी भी प्रोटेक्टेड है, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, थोड़ा रैशनैलिटी लेके आने की कोशिश कर रहा है। इंडिया विक्स क्या बहुत ज़्यादा डरा रहा है? नहीं, डरा तो नहीं रहा, बट आपको थोड़ा सचेत कर रहा है कि अभी थोड़ा कॉशियस के स्टांस को ना भूलेगा। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो क्या बता रही है? एडवांस डिक्लाइन की रेशियो ये बता रही है कि पूरी तरह से मेजर क्रैक अभी मार्केट्स के अंदर नहीं है। ये एक फॉलोअप एडजस्टमेंट्स है जो आज आपके साथ बाजार कर रहा था। सेक्टोरल चर्निंग हुई आज। सेक्टोरल चर्निंग क्या बताती है कि मीडिया, पीएसयूज बैंक, फार्मा, हेल्थ केयर शेयर चल रहे हैं, तो मार्केट थोड़ा साइडवेज होना चाहता है और एग्रेशन को थोड़ा कम करना चाहता है, नहीं तो ये सारे सेक्टर्स चलते नहीं। आज फिर से एग्रेसिव काउंटर्स के अंदर, ये सेक्टर्स के अंदर प्रेशर बना, वो था आईटी, इसके अंदर एफएमसीजी भी आप काउंट कर सकते हैं। इंफ्रा के शेयर्स भी थोड़े कमज़ोर हुए और ऑटो के दो बड़ी कंपनीज़ के नंबर आने हैं जो थोड़ी और डायरेक्शन तय करेगा, बट आज थोड़ा ऑटो के अंदर भी हल्का प्रेशर था। मेटल्स भी आज हल्के हल्के से प्रेशर में आया है। तो आज के टॉप गेनर्स की बात करते हैं। तो आज दिन किसके लिए बढ़िया था? आज बीईएल के लिए दिन बढ़िया, कैनरा बैंक के लिए दिन अच्छा गया, आज बीएससी इंडिया के लिए भी दिन काफ़ी सही था, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल, सीडीएसएल, ये कुछ ही शेयर्स के लिए दिन आज काफ़ी बेहतर गया क्योंकि इन सब की परसेंटेज 3-3, 4-4% की थी। इसके अलावा कुछ सरकारी बैंकों के लिए आज दिन बहुत ही बढ़िया था, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक थे। दिन किसके लिए ख़राब रहा? वो था यूपीएल के लिए, उसमें अच्छा कट लगा, चंबल फर्टिलाइज़र में कट लगा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, जोमेटो जिसको इंटरनल बोलते हैं, उन सब के अंदर आज हल्का प्रेशर भी आपने बनते हुए देखा है। तो कुल मिला के आज एक्चुअली में नो ट्रेड जोन था और इस नो ट्रेड के अंदर थोड़ी एडजस्टमेंट्स हो रही हैं और नंबर्स के अकॉर्डिंग शेयर्स अपने अपने रिएक्ट कर रहे हैं। रोहन मेहता, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। राजेश सर, आपका भी शुक्रिया, और नीलेश भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला, अच्छा लगता है आपसे बातचीत करके और आपके इंटेलिजेंस का हमको भरपूर फ़ायदा मिलता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। मेरे को और अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं। अगला कार्यक्रम होगा कल की तैयारी, देखिएगा ज़रूर। नमस्कार।